ठीक है, तो इसमें हम 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंकेंगे, जो तुमने प्रेडिक्ट टाइम में पढ़ा होगा, ठीक है। You will have to tell me when this ball will land. Different cases है, एक साथ नहीं है, अलग-अलग केस है. Find work done by gravity. Work done by gravity when ball will land. Quickly लिख लो जल्दी से और एक बार सॉल्व कर लो. सब बोलना पर जल्दी से एक बार तुम लोग लिख लो. When ball touches the ground. Three different cases में work done by gravity निकालना है. जैसे पहला वाला केस को ऊपर वाले से स्टार्ट कर देते हैं. पहला वाला A B C. या फर्स्ट केस ये वाला है, सेकंड ये वाला है, और थर्ड ये वाला है. तीनों केसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी बैठा है. क्लास चल रही है. कौन सा ख्याल है? जल्दी अच्छा इतना टाइम लगाने का ऐसा है नहीं था. आगे ना कितना आएगा? पहले काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा के फाइंड करेंगे डिस्टेंस और फिर एफ मॉडल ऐसे जब फाइंड करेंगे डिस्टेंस f डॉट s में s क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट. पहले डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो फिर क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट में उसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, कैसे निकालेंगे? कोई ये बताएगा कैसे करें? कर दिया है? किसी और का है? नो. हां 200 कौन से वाले में? नहीं विच केस? फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में? फर्स्ट में, थर्ड में, और बाकी दोनों में? थर्ड में कैसे निकाला तुमने? SB what? 10 मीटर. हां और यहाँ पे 20 मीटर. ओके. 20 मीटर. और एंगल का कहाँ यूज किया? नहीं किया. ओके, कोई और बताएगा? सर रेंज का फॉर्मूला यूज करेगा. विच रेंज का फॉर्मूला कौन सा वाला निकाला है? सर रेंज का फॉर्मूला यूज करना है यूज कर sin थीटा बाय d फिर उसे √2h बाय g के r के बदले r को h लेना है. r को h लेना है. ओके, r को h लेना है मतलब वो है ना √2h बाय g उसमें r के बदले h लेना. r की वैल्यू से h 2 into जूल आएगा अपॉन g. जो कहानी बोल रहे एक बार. अच्छा, पहली बात तो जो रेंज का फॉर्मूला है वो जो यूज कर sin 2 थीटा बाय g बोल रहे हैं वो कब एप्लीकेबल है? पूरा प्रोजेक्ट है ग्राउंड से ग्राउंड में पहली बात. तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. इधर काइनेमेटिक का इक्वेशन है नीचे जाएगा. बट क्या है ये वाला प्रोजेक्टाइल और हम अगर किसी हाइट से फेंक रहे हैं, दोनों प्रोजेक्टाइल का रेंज का फॉर्मूला सेम होगा? नहीं. कितने लोग एक बार नोट्स पढ़ के आए वैसे बाय चांस गलती से? लास्ट लेक्चर पढ़ के आए हो? हां सर. हां क्या यार, इससे मुश्किल प्रॉब्लम बहुत सारी लाइक हमने यार, बहुत ही सारी, और सारे प्रॉब्लम इससे तो मुश्किल ही थी. नहीं आ रहा है. अच्छा, स्टार्ट करी थी कहानी हमने work done by constant force in the direction of displacement. Again I'm repeating that
यार आधे घंटे में जब ब्रेक होता है ना उसमें रिवाइज करोगे तो भी आ जाता है आंसर। टाइम नहीं रहता है यार, तो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। क्या किया है, क्या लॉजिक है डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेक्निकली भाई? कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम में, ये एंगल एंगल फालतू दिए, कैसे देखा है वो भी फालतू दिया है। हमने क्या बोला था, फोर्स एफ एस cos थीटा में हमने क्या बोला था, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्या तीनों केसेस में जब पहला वाला या एनी ऑफ द केस तीन अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल बनेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल वाला, एक ऊपर वाला, एक बार नीचे वाला। क्या जब वो पार्टिकल हवा में होता है हर इंस्टेंट पर जो उस पे एनर्जी एक्ट करता है वो नीचे ही करता है हर इंस्टेंट पे। when particle is in air every time it is acting in this direction। जब पार्टिकल लैंड करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, क्या सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है? पूरी कहानी वहां पे बताई थी, ऐसे डिस्प्लेसमेंट है पहली बात तो, नॉट डिस्टेंस। दूसरी चीज ये बताई थी, यहाँ पे कर्टन लगाओ, उसके बाद पेंडिकुलर लाइट डालो, तो ये बॉल जब पहले वाले केस में हमें कैसे दिखेगा, उस कर्टन पे ऊपर गई और नीचे आई, कैसे डिस्प्लेसमेंट तो उसका यहीं से यहीं तक हुआ। दूसरे केस में जब वो यहाँ से आ गई मुझे डायरेक्टली दिखेगा वो ऐसे नहीं, देन इवन इन द तीसरा केस ऐसे। जब अब तो सेम है ही, क्या फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है ना, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है क्या है वो सेम है। तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, mg cos थीटा, m की वैल्यू दी है 2, g की वैल्यू दी है 10, डिस्प्लेसमेंट 10 एंड cos 0। तीनों केस में आंसर 200 होगा। मतलब रीजन गलत था। अच्छा, इससे सिंपल प्रॉब्लम होगा नहीं टू बी ऑनेस्ट। क्यों नहीं पड़ गया थे? तो लेकिन और डिस्प्लेसमेंट का मैं भी डिस्टेंस पूरा काउंट। अच्छा, जब हम लोग इतने सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं, वहाँ पे बेसिक आइडिया भाई मैं बोलूँ, जो तुमने 10th तक फॉर्मूले पढ़े हैं वहाँ पर एक कंडीशन होती थी, है ना, याद कर लेते थे फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्योंकि पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कराते थे और वही प्रॉब्लम पूछ रहे थे कि तो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब सेम हो जाता था। तो हमारे दिमाग में क्या सेट हो गया कि फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो। दूसरी चीज ये, जब हमने जितने सारे प्रॉब्लम कर रहे थे अलग अलग एंगल वाले, इफ इट इज अ कांस्टेंट फोर्स, उसके डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस हो रहा है। तो पहले लेक्चर का मतलब रिवाइज करने का है भाई, एक रिवाइज करने में कितना, और रिवाइज करने से लूप नोट्स अगेन रिपीटिंग नहीं होगा, यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जो कोई रिवाइज कर गया है उसका आंसर आ रहा है ना, और ये टाइम भाई 15 पेज पलटने जितने नीचे टाइम पास करना होता है उतने हो जाता है। मॉड्यूल पे हम भी समझी समझे हर जगह। हां अच्छा, फॉर्मूला क्या था इसका फोर्स वर्क डन का बाय कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पर F क्या था फोर्स एंड S क्या है, ऑफ व्हाट, ऑफ किस चीज का डिस्प्लेसमेंट है। नहीं इस केस में बॉल का हां, वैसे अदर में जनरली एक स्टेटमेंट लिखाया था, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, S क्या है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट किस चीज का था। रिमेंबर हमने बोला था एक प्रॉब्लम डिस्कस करना था कि अगर मैं चल रहा हूँ, है ना, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0। अगर मैं चढ़ रहा हूँ सीधा तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, याद है यार प्रॉब्लम। अगर मैं चल रहा हूँ वर्क डन बाय नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0। सपोज मैं आगे जा रहा हूँ, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इफ आई एम गोइंग आगे 0। अच्छा नॉर्मल पूछा फ्रिक्शन ही पूछा है, नहीं पहले फ्रिक्शन रिपीट मान नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शन इफ आई एम गोइंग आगे फोर्स आ गया बोला तो पीछे डिस्प्लेसमेंट आ गया फोर्स आगे हो गया भाई ये तीसरा। अगर मैं आगे चल रहा हूँ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे आगे आगे तो बाद फ्रिक्शन क्यों हो गया इसका सेम। अगर पीछे लगेगा तो मुझे आगे कौन ले जा रहा है, नॉर्मल कोई नहीं नॉर्मल तो जीरो नॉर्मल 0 है, नॉर्मल बैलेंस नॉर्मल 0 है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आगे चल रहा हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल, नीचे आप चढ़ आप ग्राउंड अभी नहीं मैं चलने की हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलने की बात कर रहा हूँ। सर अगर हम लोग पीछे पुश करें तो ग्राउंड उससे आप हां नॉर्मल 0 कहां से दिख रहा है सर जब आप
का जब पैर मूव हो रहा है तब तो कांटेक्ट छूट जा रहा है। नहीं सीढ़ियां सॉरी प्लेन पे जब मूव हो रहा हूँ नॉर्मल प्लेन पे तो वहां पर हमारा नॉर्मल की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं खड़ा हूँ क्या उस पे mg लग रहा है? क्या मैं अंदर धरती के अंदर घुस जा रहा हूँ? और कौन सा नॉर्मल होगा? नहीं तो सर जब आप स्टेयर स्टैंडिंग अभी अलग दो अलग केस पहले प्लेन पे चलने की बात करते हैं। अगर मैं नॉर्मली सरफेस पे चल रहा हूँ तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? यार ये बहुत डिस्कशन हो चुका है, इस पर भी डिस्कशन दोबारा नहीं कर रहे कि फ्रिक्शन भाई अपोज नहीं करता है। एक्चुअली रिमेंबर इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन है ना, पढ़ना चालू करना पड़ेगा ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा पक्का? 0 होगा क्यों? 0 नहीं होगा, 0 होगा क्यों होगा? क्या होगा? 0 होगा क्यों? एफएस पास नहीं फिर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है जब चलते हैं? सर पॉजिटिव होगा। हाँ पॉजिटिव होगा आगे लगता है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? तो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होगा? भाई पूरी कहानी स्टोरी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम आगे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन आगे जाता है। हमने एस बोला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, जिस जगह पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट है वो एस, है ना। तो जब हम चल रहे हैं तो जिस जगह पर फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे मैंने वो वाला पैर उठाया तब हमारा जैसे पैर उठाया कांटेक्ट छूट गया, फ्रिक्शन 0 मतलब है ना। जब डिस्प्लेसमेंट मेरे पैर का हो रहा है, जिस पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। और जब फोर्स लग रहा है सॉरी जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरे पैर का तब कांटेक्ट छूट गया है, तो उनका फ्रिक्शन 0 था। सेम कहानी रिपीट करी थी हमने जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, अगर मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं तो क्या था? 0। बिल्कुल नहीं याद आ रही सब कहानी। सर वो हां सर उसका एफएस cos 90 वाला एफएस cos 90 वहां पे है ही नहीं चक्कर, इस वाले केस में नहीं है चक्कर। मतलब एफएस cos 90 तो जहां पर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 है वहां पर है। यहाँ पर तो ऐसा दिखता है कि फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है और मैं चल भी आगे रहा हूँ। ये तो cos 0 वाला केस है। द पॉइंट इज कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट एक बार 0 और एक बार जैसे पैर उठाया तो फोर्स 0 हो गया, फ्रिक्शन 0 हो गया, है ना। क्या था कंसेप्ट में? अच्छा ओके क्विकली एक बार वापस से रिपीट करो, सारी कहानी सुना था। हमने अलग-अलग केसेस में देखा हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ रहे हैं। तो कहना है कि जब ये अलग-अलग सिचुएशंस है, बॉल हवा में है तो क्या mg कांस्टेंट है? वेरिएबल पे भी हम आ रहे हैं mg कांस्टेंट है क्या सब केस में? mg के डायरेक्शन में बॉल जब यहां से यहां लैंड कर रही है, यहां कर रही है या फिर यहां कर रही है, क्या mg के डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट केवल इतना ही है? s is not the distance, it is the displacement in the direction of the force। अगर वो सेम है तो कहने से मेरे लिए काइंड ऑफ mg भी ऐसे लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है। दोनों वेक्टर पैरेलल है, एंगल 0 है तो f into s into cos 0। अभी सही है नहीं? पक्का? एक और बेसिक सा प्रॉब्लम करने की जरूरत है क्या अभी फिर? मतलब हाँ एक क्वेश्चन दे करेगी पक्का? ओके अरे कुछ नहीं, मैं लिखने का कुछ मतलब क्या आपने बेसिक ही बोलता हूँ भाई, ये तो आंसर नहीं बता रहे तो बेसिक ही देना पड़ेगा। ओके बड़े याद है हमने टू ब्लॉक सिस्टम करा था, बेसिक मतलब अगर बच्चों वाले प्रॉब्लम नहीं लेंगे ना, ठीक है। ये था, इसके ऊपर एक और ब्लॉक लेट्स से थोड़ा सा समझते हैं। चलो क्विकली एक बार और समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सपोज दोनों को ले लेते हैं 10 केजी ले लो, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शन है 0.5, एक बार क्विकली रिवाइज हो जाएगी ये कहानी। मैं नीचे वाले पर फोर्स लगा रहा हूँ 100 न्यूटन का, ठीक है। जब इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट जब ये दोनों 2 मीटर आगे चले गए, ठीक है। सुनना ध्यान से क्या क्या पूछा गया, 2-3 चीजें पूछी गई हैं। फाइंड वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स व्हेन दे हैव मूव्ड 2 मीटर, ठीक है। पहला वर्क डन बाय
F मतलब ये F बोल रहा हूँ इसको कैपिटल F, ठीक है। वर्क डन बाय F, कल एक मिनट सारे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसको मैं A बोल रहा हूँ ब्लॉक और इस वाले को B बोल रहा हूँ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बाय B on A, and the last one is work done by friction by A on B. Okay, so जिधर क्या होगा? क्या क्या? इसका आंसर फर्स्ट वाला 200 फ्रिक्शन में 100 होगा। अरे हाँ फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन बाय एक बार by B on A, by A on B. -10 सेकंड वाले में पर लिखो ऐसे नहीं आएगा। बिना पेन चलाए तो बिल्कुल नहीं आएगा। एक मिनट, पेन तो चलाना पड़ेगा। छोटी सी चीज पहले वाला by B on A है ना? ओके। अच्छा एक छोटी सी चीज पहले मैं पूछ रहा हूँ, डू यू रिमेम्बर दिस थिंग कि आया आंसर? ओके, पहली चीज है कि यार पहला वाला पार्ट बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यार जहां पर फोर्स लग रहा है वो तो मुझे डायरेक्टली दीजिए कि वो 2 मीटर मूव हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल कि वर्क डन बाय फोर्स जो पूछा है हमने, अगर वो कांस्टेंट है तो हमने क्या पढ़ा है F into S into cos थीटा। F का काम कर रहा है 100, S का काम कर रहा है 2, cos थीटा का काम कौन कर रहा है cos थीटा। तो पहला वाला तो बहुत ही आसान हो गया, इज इक्वल टू मेरे पास प्लस 200 आ गया, राइट? ये तो बहुत आसान है। हां, सेकंड और थर्ड की बात है, नेगेटिव 100 कैसे आया? हां फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट करेगा। ओके, ये कैसे पता? निकाला तो लोगों कैसे निकाला? दोनों अलग एसिड हां, फिर फ्रिक्शन का वैल्यू आया फ्रिक्शन। अरे नहीं मैं पूछ रहा हूं कि क्या लॉजिक है, मैं जस्ट क्विकली हमें कैसे पता कि ये दोनों साथ चलेंगे? अच्छा, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे वैसे कब एक्ट करता था जब इनके बीच में स्लिपिंग होती थी। अगर साथ में चल रहे हैं तो हो सकता है कि मैक्सिमम पे हो या हो सकता है कि जीरो भी हो जाए। स्टैटिक फ्रिक्शन वैरीज बिटवीन 0 टू F max, है ना? तो नाउ यहां पर हम चेक करते थे पहले कि क्या नीचे वाले में तो देखो हम फोर्स लगाते हैं, ऊपर वाले पर हम चेक करते थे क्या फ्रिक्शन सफिशिएंट है जो ऊपर वाले को भी सेम एक्सेलरेशन से मूव करे। तो इस पर भी क्या बोला था, कंडीशंस हम चेक करते थे। क्या पहली चीज क्या मानते थे? फर्स्ट थिंग ये दोनों साथ में चल रहे हैं। दोनों साथ में चल रहे हैं। सपोजिटली ये दोनों अगर साथ में चल रहे हैं तो इनका कॉमन एक्सप्रेशन क्या होगा, एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो कहना है अगर दोनों साथ में चल रहे हैं, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, दोनों पे जो फ्रिक्शन लगेगी उसकी डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी क्या होगी? राइट साइड। राइट साइड। क्यों? क्योंकि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, इसको तो ये आगे ले जाना है, अगर इसको भी स्लिपिंग नहीं करानी है तो फॉर शॉर्ट फ्रिक्शन इस पर आगे बढ़ेगा बट उसका रिएक्शन पे पीछे लगेगा। इसमें किसी कोई तकलीफ नहीं। और दूसरी चीज बोल रही थी, अगर नहीं समझ में आता है तो सिट ऑन हियर, अज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन, देखो कि ये कहां जाता हुआ दिख रहा है, उसके ऑपोजिट लगा, राइट? ओके, आगे बढ़िएगा। तो पहली चीज हम अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो कहना है नेट फोर्स
अपॉन टोटल मास यही है ना, तो 5 तो 100 अपॉन 20 ना, 100 अपॉन 20 तो क्या ऐसे आ रहा है 5। फिर हमने क्या बोला था कि जिस पर फ्रिक्शन लग रहा है, सॉरी जिस पर फोर्स लग रहा है उसको दूसरा वाला जो ब्लॉक है उसका वीडियो बनाते हैं, दिस इज बी वाला। बी पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है, अगर बी को सच में मुझे 5 से चलाने का मन है तो इस फ्रिक्शन को कितना होना पड़ेगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास है इसका 10 टाइम्स एक्सेलरेशन, ये मैं रिवाइज कराने के लिए करा रहा हूं, तो यह है 50 न्यूटन। तो अब हम ये देखेंगे इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है क्या भाई वो मैक्सिमम 50 दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, मैक्सिमम 50 नहीं दे पाएंगे। हाँ वही एक बार चेक करना है, ठीक है। इसको चाहिए 50 क्योंकि इसको 5 से चलने का मन है, ठीक है। तो हमने बोला इस जगह पे बी पर जो एफ मैक्स होगा, एक बार देख लेना, बी पर जो एफ मैक्स होगा वो कितना होता था, म्यू एन, म्यू की वैल्यू दी है 0.5 और एन इस सरफेस पे एन, उसके ऊपर जितने भी मास है उसका टोटल मास इनटू जी, व्हिच इज 10 इनटू जी की वैल्यू 10, एग्जैक्टली मैच कर गया, एग्जैक्ट मतलब साथ में चलेंगे। अगर जस्ट इन केस ये 49 आ जाता तब प्रॉब्लम हो जाती, एफएस ऑर्डिनल रहता तो स्लिपिंग, यस 100% स्लिपिंग होती, फिर हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली वो नंबर मैच हो रहा है, मतलब इट इज जस्ट द केस कि जहां पर ये इसको 50 की रिक्वायरमेंट है और ये मैक्सिमम 50 से लग सकता है, अब मेरा वो मैच हो गया। अब ये साथ में चला, अगर ये 49.999999 भी होता और मुझे 50 की रिक्वायरमेंट होती तो स्लिपिंग हो रही होती, स्लिपिंग होती है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं। याद है कहानी, वो स्टेप से याद आ रहे हैं कुछ कुछ, है ना। तो क्या होगा, क्या होगा, अब हमें सब सोचने की जरूरत नहीं, मतलब मुझे पता लग गया that friction is acting at its maximum value which is 50 ग्राम, ठीक है। इस पर अब दोनों साथ में चल रहे हैं, अगर ये 2 मीटर चला तो वो भी 2 मीटर चलेगा क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही, ओके। सो अभी वर्क डन बाय फ्रिक्शन पहले वाले में बोला ऑन बाय बी ऑन ए ना, बाय बी ऑन ए, ए पर कहने से फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट। हम इंडिविजुअल फोर्स का वर्क डन बात करते हैं, जब भी हमसे पूछा है तो वर्क डन इट हैज टू बी बाय अ पर्टिकुलर फोर्स, है ना। तो हमसे पहले इस फोर्स का वर्क डन पूछा है बाय बी ऑन ए, तो कहने से फ्रिक्शन पीछे कितना है 50। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, F into S into cos थीटा। F क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स जिसका वर्क डन पूछा जा रहा है, which is in this case 50 into displacement 2 into cos 180 माइनस पक्का। तो ये माइनस आएगा तो भी माइनस 100 आएगा, है ना। देखिए आया क्या, देखिए, है ना। तो ये हमारे पास आ रहा है पहला वाला पार्ट है माइनस, ये चीजें हम बता दी, माइनस 100 आ रहा है, कहने से नीचे वाला आ रहा है 50 into 2 into सेम फोर्स लग रहा है आगे की तरफ which is cos 0 तो प्लस होगा, पक्का श्योर। ध्यान से देखो, अगर मुझसे इस प्रॉब्लम में पूछा था फाइंड नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, पक्का। देखिए अब याद रखो, जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना उसका टोटल वर्क डन हमेशा 0 होता है बिकॉज़ स्लिपिंग ही नहीं हो रही है। नेट वर्क डन ये समझ में आ रहा है 0 प्लस 100 एंड माइनस 100, तो जब भी इनके बीच में स्लिपिंग नहीं होगी हमेशा टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा, हमेशा, है ना। क्यों, क्योंकि स्लिपिंग ही नहीं हो रही, जितना वर्क डन F into S का इसका होगा उतना ही इसका होगा, बट अगर स्लिपिंग हो रही होगी विल कम टू दैट केस तो वहां पर नेट वर्क डन 0 नहीं आएगा। सो रिमेंबर दिस कि whenever slipping will be happening तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन रिलेटेड आएगा, हम उस पर भी बात करेंगे। बट यहाँ पर 0 आ रहा है, कहने से कुछ भी वैल्यू होती है वो 0 ही आता है क्योंकि जितना एक का पॉजिटिव आ रहा है दूसरा हमेशा उतना नेगेटिव आएगा, बिकॉज़ दोनों का वैल्यू तो सेम ही है और दोनों साथ में चल रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, एक जगह cos 180 एक जगह cos 0। श्योर, पक्का, कोई तकलीफ नो, है। तो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स में कोई भी खानी होगी ना, ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि बस केवल ये ध्यान दो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्या हम पूरी कहानी कर सकते हैं F into S into cos थीटा, यस, बट क्यों मेहनत करनी। जैसे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो प्रोजेक्टाइल वाला था, जो तुम बोल रहे थे ना कि रेंज निकालो या कुछ डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ये सब कर सकते थे, बट मुझे सीधे जब आसान चीज पता है कि उस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सीधे उससे मल्टीप्लाई कर दो, सही है, पक्का। बढ़े आगे, एक तीसरे टाइप के लास्ट टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जहां पे वेक्टर फॉर्म में किया होता है केवल।
ठीक है, ओके, which is यहाँ पर मुझे f दिया है किसी वेक्टर फॉर्म में, बोला कि पार्टिकल पे हेलो ओए क्या हो गया, ऐसे एकदम से हो जाता है कि गिर ही जाते हो तो ओके, एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है ये, एंड दिस पार्टिकल इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अपर पॉइंट 1, 2 से 5, 6, ठीक है, समझ में ध्यान से, इसका मतलब समझ में आता है, जो ये चीज लिखी होती है इसका मतलब समझ में आता है कि पार्टिकल हमारा 1, 2 पर है, उस पर एक कोई फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ हमसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय दिस, वर्क डन बाय दिस फोर्स, by force whatever by f, बस केवल एक छोटा सा टाइम पास प्रॉब्लम है, जस्ट टू रिवाइज कि वो उसका मतलब क्या होता है, नीचे वाली चीज क्या लिखी है। So work done scalar. जब हम ये बोलते हैं वर्क डन का यूनिट क्या है, तो हमसे मैं जब ये बोलूंगा कि 50 जूल वर्क हो रहा है, क्या मुझे ये बताना पड़ता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है या साउथ हो रहा है, मैं बोलूं 50 प्लस 120, क्या हमेशा वो 170 जूल होगा, है इट इज स्केलर क्वांटिटी, हमें जब डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट की नीड है तो उसकी जरूरत ही नहीं है, अगेन इम्पोर्टेंट चीज व्हेन हम दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, a डॉट b इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर, a डॉट b इज इसको डॉट प्रोडक्ट इसको हम एक चीज और बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, यार हमने दो जब हमने वेक्टर पढ़ा तो हमने दो चीजें पढ़ी है, राइट, क्या दो वेक्टर पे हम दो टाइप के ऑपरेशन करते थे, क्या एक डॉट ऑपरेशन और एक क्रॉस, डॉट ऑपरेशन था जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट करा तो द क्वांटिटी व्हिच वी आर गेटिंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, जब हमने क्रॉस साइन लगाया तो जो क्वांटिटी मिलती थी वो वेक्टर मिलती थी, है ना, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर आई कैप जे कैप में तो आंसर नहीं आएगा, राइट, प्लस और माइनस, हाँ प्लस, लाइक वो कहाँ है, क्या सोच रहा है, सोच रहा है नहीं और ऐसे ही, हाँ बोलो 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 आ गया भाई, फार्मूला एक ही पढ़ना है। अच्छा पहली चीज क्या ये फोर्स जो दिया है ये कांस्टेंट दिख रहा है या वेरिएबल, क्या कांस्टेंट दिख रहा है ना कि वेरिएबल, कैसे पता, दोनों चीजें कांस्टेंट है, अच्छा कर दिया ना उनको, चलेगा भाई, अच्छा जब हमें कैसे पता होता है कि कोई फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट या वेरिएबल होगा, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में, कि अगर मुझे यहाँ पर 2t i कैप प्लस समथिंग t j कैप दिया होता है ना, तो हमें पता लगता है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वो फोर्स चेंज हो रहा है, या फिर मुझे बोला जाता है 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो हमें पता होता है जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसे चीज वैल्यू दिख रही है इसमें, ये 2 भी कांस्टेंट है और ये 3 भी कांस्टेंट है, तो ये समझ में आ रहा है किसी चीज का कांस्टेंट कैसे बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है, तो पहली चीज अगर कांस्टेंट है, if this thing is constant then हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, मिल रहा है फर्स्ट थिंग वी विल राइट, उसके बाद सोचेंगे हम कि क्या करना है, मतलब ये समझ में आ रहा है पक्का। नाउ मेरा सवाल है, अच्छा ये आई होप सबको पोजीशन वेक्टर पता है क्या होता था, क्या होता था, तो ये आपका वो कोऑर्डिनेट ओरिजिन ये वाला जो चीज है 1, मतलब हमारा ओरिजिन से 1 i कैप प्लस 2 j कैप टाइप का लिखा है, ये समझ में आता है कि पार्टिकल हमारा 1, 2 का मतलब समझ आता है सबको, है ना, इसमें j कैप भी सॉरी k कैप भी हो सकता था, ठीक है,
मतलब जो ये 1,2 लिखा है प्रैक्टिकली ये लिखा है कि ये वेक्टर है मेरे पास, उसको मैं r1 बोल दे रहा हूँ, जैसे a पॉइंट। सेकंड क्या लिखा है 5,6, मतलब यहाँ पर कोई एक रैंडम b पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5,6, तो ये वाला वेक्टर है। तो प्रैक्टिकली ये वेक्टर लिखा है 5i + 6j और ये r1 इसको r2 बोल दे रहा हूँ, और ये r1 मेरे पास लिखा है सॉरी i + 2j। ये समझ में आ रहा है? पार्टिकल इज नॉट गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, नॉट गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर। हमें बोला गया a से b जा रहा है, मतलब वो ये जा रहा है। दिस इज माय पोजीशन वेक्टर फ्रॉम a टू b। ये कैसे निकालते थे ये याद है? हां फाइनल माइनस किसी को इस चीज का दिक्कत है कि फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल, ट्रायंगल लो। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, है ना? हमें अगर ये वेक्टर निकालना है इसमें, then it is final minus initial. Can I say this vector which is RAB, this UV मेरा final vector है minus initial vector। तो ये बात समझ आ रही है? पक्का? तो कहने से हमारे पास ये जो कहानी लिखी है इसका केवल गोल पर्पस है कि हमारे पास जो RAB वेक्टर है it is what डायरेक्टली कर सकते हैं। अब हम लोग तक अगर कहानी याद है तो हम यहीं से कर लेंगे। क्या 5 में से 1 को माइनस करो तो पूरा 1, 6 में से 2 को माइनस करो तो +4। तो जो ये है हमारा दिस इज लाइक अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो हम एफ डॉट एस्टिमेट टेस्ट की बात कर रहे हैं। पक्का? अच्छा ना अगली चीज अगर याद नहीं है किसी को तो हम क्या करते थे? अच्छा ये गलती अब दोबारा मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर हम दो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करें इट कैन नॉट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना? ये वैसे तो ऑप्शन देके समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि ये ऑप्शन जबरदस्ती दे दे। दो चीजों का दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कैसे होता था? i को i से मल्टीप्लाई, j को j से, है ना? 8 और बीच में कोई यहाँ पे i j टाइप का कुछ नहीं करना है ना? सही है गानी? श्योर? पक्का तकलीफ? नो? हाँ बोल बोल तेरे चेहरे पे ऐसी शिकन क्यों है? बोल 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 क्या डाउट है? किस पार्ट में कहाँ पे लग रहा है कि दिक्कत है? पूछ नहीं बराबर है, सही है हमने। हाँ अच्छा तो हमने क्या बोला? पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है ए से बी, जो 1,2 लिखते हैं इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1,2 का मतलब x में 1 और y में 2। तो इस वेक्टर को हम i कैप प्लस j कैप लिख सकते हैं, सॉरी i कैप प्लस 2j कैप। मैं यहाँ पर पहुंच रहा हूँ, उसके कोऑर्डिनेट ये है 5,6 तो 5i + 6j। बट हम मूव कैसे कर रहे हैं? a से b। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? a वेक्टर दूसरे का टेल इज इक्वल टू c वेक्टर, राइट? हमें ये वेक्टर दिया है, ये दिया है, बट हम मूव कर रहे हैं यहाँ से, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? ये तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज व्हाट दिस राइट। इसको डायरेक्टली फाइनल माइनस इनिशियल के फॉर्म में जो याद किया हुआ है वो, तो वो हमारा बेसिकली दिस इज वर्किंग एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सही है? पक्का 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 तो तब ये चलेगा? क्या मैंने एडवर्ड मशीन पे पुली वाला प्रॉब्लम करा दिया था क्या? कांस्टेंट वाला एडवर्ड मशीन नाम दिखाया होगा, रोशन ने कराया होगा, ये सब कहानी मुझे पता है, ठीक है? अच्छा हाँ ये वाला। अच्छा इसको याद रखना कि कई बार ना डायरेक्टली का फर्स्ट प्रॉब्लम एक पुली और दो ब्लॉक, उसको एडवर्ड मशीन बोलते हैं। पुली तो वो पुल वाली चीज है ना, पुली तो वाला डायग्राम। अरे ये सबसे पहला प्रॉब्लम ये वाला अच्छा नाम नहीं, तो इस सिस्टम को एडवर्ड मशीन बोलते हैं, ये याद रखना है। बाकी कोई डिफरेंट है उसको नहीं याद, क्योंकि ये ना लिखा हो गया हर जगह, कभी किताब खोलोगे तो दिखेगा गलती से, ये इसको एडवर्ड मशीन बोलते हैं, तो मतलब याद ही रखना। ठीक है बढ़िया गया। तो कांस्टेंट फोर्स की सारी कहानी समझ में आ चुकी है। कैन वी गो टू द वेरिएबल नाउ? या कांस्टेंट टेकिंग वेरिएबल कैसे होता है ना? ओके सो नाउ इट्स ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, कांस्टेंट बाय वेरिएबल फोर्स।
एक और करना है मैं कांस्टेंट समझ में गया और करना है क्या बोल रहे हो अरे वेरिएबल इसका क्वेश्चन नहीं पहले समझते हैं कांस्टेंट और तो नहीं करते और लग रहा है कि कांस्टेंट इस क्वेश्चन सही वाला सीख क्या दूसरों को क्यों पेश किया है नहीं सर आप बोल रहे हो स्वेटर पहन के आ हां मैं क्यों बोलूंगा मेरे क्या लेना देना कैसे आप बोलते हैं कि स्वेटर पहन के आ क्या तेरे को चाहिए तेरे को वहां से वहां तक हवा वैसे नहीं है चाहिए क्या है ना तो आर्किटेक्चर वाला कोर्स कर लेना तू है ना फिर अच्छे क्लासरूम वेरिएबल फोर्स तो पहली चीज तो ये समझो वेरिएबल फोर्स का मतलब पिछले वाले में कांस्टेंट फोर्स का देख के समझ में आ रहा था कि वो कांस्टेंट है नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल फोर्स वेरिएबल या काइनेमेटिक्स 2 में जितनी भी कहानी पढ़ी थी जहां पे एक्सीलरेशन वेरिएबल था है ना जो चीज समय के साथ या फिर x के साथ डिस्टेंस के साथ और डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होती हुई दिख रही होगी जो चीज कांस्टेंट नहीं मतलब वेरिएबल ऐसा मतलब ठीक है हमने कहां से स्टोरी स्टार्ट करी थी कि वर्क डन का फार्मूला हम याद रखेंगे यही से याद है फिर हमने क्या बोला था जब हमने स्टार्ट करा था तो कांस्टेंट फोर्स अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी और इंटीग्रेशन ऑफ ds को हमने डॉट s लिख दिया वो सब कहानी करी अब समझ आ क्या सबको ये चीज याद है अच्छा यहां पर हम s लिखते हैं इन जनरल डिस्प्लेसमेंट के लिए if particle is moving only in one of the direction suppose कि अगर केवल पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव हो रहा है या फोर्स x डायरेक्शन में तो बहुत बार ना मेजॉरिटी इसको इंटीग्रेशन ऑफ f dx भी लिखा जाएगा अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो सबसे पहले समझना ये जो चीज लिखी है क्या सबको इतनी चीज पता है ये जो y होता है इधर और ये x होता है जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx से क्या रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx एरिया अंडर द कर्व इंपॉर्टेंट सो जब हमने बोला था इंटीग्रेशन का मतलब क्या है बहुत सारी छोटी-छोटी चीजों को ऐड करना राइट समेशन जो हम सिग्मा पढ़ते थे 10th तक है ना वो हम डिस्क्रीट चीजों को ऐड कर देते 1 + 2 + 3 + 4 इंटीग्रेशन जब हमने उसको करा तो हमने बोला बहुत सारी छोटी-छोटी चीजों को ऐड करना है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ y dx रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व इसका मतलब याद है पक्का अगर सपोज मुझे कोई स्ट्रेट लाइन दी तो अगर इसकी इक्वेशन पता है और मैंने बोला कि सपोज इसको हम x1 से x2 तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं सो प्रैक्टिकली दिस x1 से x2 इज नथिंग बट इस चीज का अगर ये ट्रेपीज है तो उसका एरिया होगा ये बात पता है क्या इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है पता है ना अच्छा मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ y dx जो हमने पढ़ा था इट इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व मतलब किस चीज का एरिया अंडर द कर्व जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से लेके समझा रहा हूँ कि सपोज मैंने बोला यहाँ पर क्या लिखते हैं कोई एक फंक्शन लेके समझा रहा हूँ अच्छा y = कोई 2x लिख लो ठीक है ये फंक्शन है मैं बोल रहा हूँ मुझे निकालना है y dx ठीक है लेट्स से 2 से 4 तक निकाल लेते हैं सुनना अच्छा जब हम लिमिट नहीं लगाते तो उसका मतलब क्या होता है लिमिट प्लस सी आता है कि कांस्टेंट आता है जब लिमिट लगाते हैं तो मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्योंकि ये एरिया है तो हमें बताना तो पड़ेगा कि भाई कहां से कहां तक एरिया निकालना एक बार सुनना ध्यान से मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ y dx अगर मैंने y फंक्शन लिया है y से देख रहे हैं इधर सीधे बैठा सीधे y dx y का काम कौन कर रहा है 2x dx ठीक है 2 से 4 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया x का इंटीग्रेशन x² 2 और लिमिट है हमारी 2 से 4 तक सही है गायब ये कितना आएगा 4² - 2² मतलब 16 - 4 ठीक है ये तो हमने जो हमें फार्मूले बताए हैं मैंने उससे किया मैं बोल रहा हूँ एक काम करता हूँ y = mx + c जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है अगर मैं y = 2x का तुम्हें ग्राफ बनाने को बोलूं तो कैसे इट इज अ लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द रीजन पक्का समझ में आता है ये चीज तो अगर मैं x की जगह 1 डालूं सॉरी 2 x की जगह 2 डालूं यहां पर तो 4 आ रहा है तो y की वैल्यू आ रही है 4 x की
जगह अगर मैं 4 डालूं तो कहना से ये आ रहा है 8। ये लाइन तो हमारी आगे भी जा सकती है ना, क्योंकि ये तो y = 2x तो बहुत बड़ी लाइन होगी ना, है ना। बट हमें बोला गया कि इसका इंटीग्रेशन निकालो 2 से 4 तक। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं कि मुझे इस तरीके से निकालने का मन नहीं है, मुझे एरिया अंडर द कर्व से निकालना है। 2 से 4 का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ के बीच में कहना से ये एक ट्रपीज जैसा कुछ बन रहा है। का स्ट्रक्चर का एरिया पता है क्या होता है? हाफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो मैं इसका एरिया निकालना सुनना चाहते हैं ये वाली चीज का डिस्टेंस बिटवीन द समेशन ऑफ द पैरेलल साइड हाफ समेशन कहने से ये 4 है, ये हमारे पास 8 है, तो 4 + 8 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इनटू 2। गायब दो चीजें में। तो पॉइंट क्या है समझना कहने का, कई बार मुझे एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है, कई बार हर बार स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है दी गई हो। मैं अगर तुमसे बोलूं यहाँ पे y = समथिंग x³ होता तो वो कुछ अजीब सा होता, या x² होता। तो स्ट्रेट लाइन या ट्रपीज या ट्रायंगल या स्क्वायर इन सब के एरिया तो बताए गए, हर चीज के एरिया नहीं बताए गए। तो हमने उसके लिए कुछ फॉर्मूले बताए जो हमने कैलकुलस में पढ़े। कई बार अब समझना, अब यहाँ पर कहानी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ f dx या ds। तो कई बार मुझे इक्वेशन दी जाएगी जो ग्राफ वाले प्रॉब्लम होते हैं, उसमें बस ये याद रख लेना कि अगर मुझे कोई ग्राफ दिया है f वर्सेस s का और f वर्सेस x का, ठीक है, और मुझे वो ग्राफ का एरिया अगर मैं निकाल पा रहा हूँ तो मुझे उसकी इक्वेशन लिख के इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। इफ आई कैन फाइंड आउट द एरिया, मतलब समझना, सपोज एक जगह पे फोर्स लग रहा है ऐसे और मुझे पूछा है कि बताओ, सपोज पार्टिकल हमारा यहाँ से x1 से x2 मूव हो रहा है, तो बताओ कि कितना वर्क होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। अब हाँ, तो अब समझना बस एक चीज, अगर पूरा एरिया अगर ऊपर है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, पूरा एरिया नीचे है तो नेगेटिव वर्क। अगर कुछ पोर्शन ऊपर और कुछ पोर्शन नीचे, तो ऊपर का एरिया अलग निकालेंगे, नीचे का अलग निकालेंगे और माइनस कर। But I'll come to the problem. But पहले समझो इंटीग्रेशन ऑफ f ds या f dx का मतलब क्या है। So ऊपर वाले एरिया is taken to be the positive और नीचे वाला एरिया is taken to be the negative। यहाँ तक कहानी समझ आ रही है? Sure? तो अगर मुझे वर्क पूछा जाएगा, but this graph has to be between force and displacement। किसी भी चीज के बीच में मत लगा देना, है ना? जैसे हमने काइनेमेटिक्स में कही है कहानी कि हमारे पास अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता था तो उसका एरिया में डिस्प्लेसमेंट देता था, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का होता था तो वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देता था। तो वैसे ही कुछ कहानी यहाँ पर भी है कि अगर वर्क पूछा गया हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है, उसका एरिया विल टेल मी द वर्क डायरेक्टली। समझ में आया पक्का? तो दिस इज अनदर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस थिंग इज इट इज एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा ही सही है पक्का? ओके, सो राइट डाउन दिस थिंग, इसका एक बार कुछ चीजें हैं। सो डिस्प्लेसमेंट पे किसी तरह वेक्टर हो या x एक्सिस, अभी मैं उन सारे प्रॉब्लम्स कर रहा हूं, बट हमें वो हो सकता है x दिया हो सकता है y दिया हो, तो इन जनरल आ रहा हूं उस पे। पहले क्वेश्चन से अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज की डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी एरिया है। और कोई काम नहीं तो बता दो ना, इन चीज से कुछ नहीं। ये बहुत बॉटल बात अरे जब ब्रेक होता था अपने अपने वर्ड पढ़ते क्यों नहीं तो? कितनी जगह का काम कर दिया? आधे छोटा रहता है। शेयर करने कुछ गलत नहीं बोला क्या? आज जल्दी चैप्टर आज सर बोले इंग्लिश ही नहीं आता, इंग्लिश में वो
सर आज जीवाणु ये आती तेरे को? बोल पा रहा है? जब से लगा लिया नहीं? जीवाणु बोलने। बोलने का आता है। कुछ गलत बोल दो यार। धीरे से ये कुछ कर रहा है। जीवाणु लिख के बताने से कैसे? सर मैं मैं बताती हूँ। नहीं, ये तो बोल ही नहीं पा रही है। लिख दिया। क्या था? छोटी की क्या बड़ी की तरह? आइए ऐसा। ये तो गलत है, पहले ही गलत है। इधर ई की मात्रा में अच्छा स्टार्टिंग में बड़ा स्टार्टिंग वाला सर इधर ई की मात्रा में तकलीफ होती है आपको जीवाणु जो होता है क्या अरे पढ़ने को हो रहा है नहीं ये अगर तुम्हें याद है कि तुम क्या होता है यदि कैलकुलस में बताया गया होगा जीवाणु तो जरूरत नहीं अगर तुम बिल्कुल ही याद किया है कि तुम इंटीग्रेशन बाय को लिख डर हो गया ठीक है पहले कैलकुलस में सब चीजें बताई गई होंगी अगर याद है तो ये बेटर प्रॉब्लम दिए गए अगर याद है तो ठीक है पर वहां से देख लेते हैं सुनो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ठीक है वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है अगर सपोज धन्यवाद ठीक है एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है उसमें मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F पहला केस नो फ्रिक्शन मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 t ठीक है 10 t मतलब टाइम है ना t 0 से लगाना स्टार्ट करा है तो पहली चीज चाहे कांस्टेंट फोर्स है वेरिएबल जैसे समझ में आ गया t बढ़ता जाएगा वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है अब प्लीज रिमेंबर F डॉट S नहीं लगेगा क्यों क्योंकि अब वो कांस्टेंट नहीं है वो सारी कहानी कब तक वैलिड थी जब फोर्स कांस्टेंट से दिख रहा है ठीक है ओके ये लग रहा है फाइंड अच्छा बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूं सुनना क्या करना है थोड़ा सोशल दिमाग लगा फाइंड वर्क डन बाय F इन कितनी देर में 4 सेकंड ओके इन 4 सेकंड स्मूथ है यहाँ पे फोर्स फ्रिक्शन नहीं है नहीं तो फिर फ्रिक्शन पे भी आते हैं ठीक है एक पार्टिकल पे फोर्स लगाना स्टार्ट करा है ना और वो फोर्स वेरिएबल है लाइक दिस हमसे 4 सेकंड में बहुत देर पूछा गया थोड़ा सा एक बार दिमाग में लगाओ तो क्या हो सकता है अच्छा पहली बात फॉर्मूला पहले समझो कि क्या है कहानी जब तूने 10 into 4 बोला 10 क्या है जो एक वर्क का एक कांस्टेंट दिख रहा है फोर्स का एक कांस्टेंट दिख रहा है जब तुमने 10 बोला तो 10 इस पे फोर्स से 10 लग रहा है क्या मैं फोर्स का 10 into 4 बोला सर वही तो। फोर्स का 10 into 4 बोला हां तो फोर्स का एक कांस्टेंट मिल जाएगा 40 नहीं ठीक है वन इज अ दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन किस चीज का एक फोर्स का इनटू डिस्प्लेसमेंट का जब तू बोल रहा है 10 into 4 तो तूने शायद ये किया है कि t की जगह 4 डाल तो ये वो तो 4 सेकंड पर उस पे फोर्स लग रहा है अगर तू 10 into 4 बोल भी रहा है जिसकी यूनिट क्या होगी अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज एक अच्छा अजीब सा कंफ्यूजन होता है जब मैं बोल रहा हूँ F = 10 into t t क्या है यहाँ पे टाइम अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे फोर्स का इवेंचुअली t = 1 डाल रहा हूँ 2 डाल रहा हूँ 3 डाल रहा हूँ पर है तो फोर्स ही ना है ना 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन तो तूने जब t की जगह 4 डाला तो वो 40 न्यूटन है ना वो न्यूटन वाली चीज आंसर वर्क डन का कैसे हो सकता है नहीं का आंसर नहीं होगा तो चलो क्या इसे कांस्टेंट फोर्स मिल जाएगा फिर कांस्टेंट फोर्स है ही जब क्या ये फोर्स कांस्टेंट है क्या
नहीं ना, किसका है? बदल रहा है ना। ओके सो फिर जल्दी करें यार, पैसा नहीं Please, this is the call. बस जिस लास्ट के बाद में यही नहीं वाली अच्छा ऐसे एक प्रॉब्लम अच्छा मैं बता रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है। पहली चीज तो ये इम्पोर्टेंट कि अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वी वोट अप्लाई एफ डॉट एस दे रखिए। हम स्टार्ट कहां से कहां नहीं करेंगे, मैं बोल रहा हूँ एक ही फॉर्मूला अपन याद रखेंगे व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस। बट मुझे दिख रहा है कि यार फोर्स ही ऐसे लग रहा है तो 100% पार्टिकल जो हमारा मूव करेगा वो ऐसे ही करेगा, तो एटलीस्ट यहाँ पर एक काम तो खत्म हो गया कि cos 0। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा f की जगह लिखा हमें जो गिवन था 10t। सबसे ज्यादा तकलीफ था ये ds क्या है, व्हाट इज ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पर t है और यहाँ पे ds हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्या बताया गया है कि अगर यहाँ लिखा है t स्क्वायर सपोज तो यहाँ पर dt होगा तब तो मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा, बट यहाँ पे तुमने ds लिख दिया तो जब तक t और x में रिश्ता नहीं पता होगा या तो मैं यहाँ dt चेंज करूं या फिर मैं t को x के फॉर्म में लिखूं। ये बात समझ में आती है? तो अभी वहां पर हमें इंटीग्रेट करना है क्योंकि हमें लिमिट दी गई है 0 से 4। अब प्रॉब्लम है वहां पर है ds, तो इंटीग्रेशन होने से रहा। यहाँ तक आनी समझ आ गई? हाँ बस कुछ वहीं से कुछ करना है, राइट? ओके सो द आइडिया है मुझे फोर्स दिया है, हमें उसका मास दिया है, सो काइंड ऑफ एक्सेलरेशन करना है। फोर्स डिवाइडेड बाय मास कहने से उसका एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास, राइट? तो 10t अपॉन 10 तो कहने से वो t के बराबर आ गया। पक्का? अब हमें पता है एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv by dt। ये सही है? अगर मैं dt को इधर पे लेकर जाऊं तो कह रहा है कि dv इज इक्वल टू आ गया t dt। ये भी सही। t की वैल्यू 0 तो पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी 0। अच्छा ये चीज सबको पता है, लिमिट डालने का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। जब t 0 है तब पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी 0 है। किसी जनरल टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो निकालने का मेरा मन हो रहा है। यहाँ तक सही है? पक्का? तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, dx x इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, v, और लिमिट क्या है 0 से v मतलब v minus 0 is equal to t का स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 से t है तो t स्क्वायर बाय 2 आएगा। यहाँ तक सही? पक्का? वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ds by dt। अब मुझे कुछ दिखने लगा, क्या दिखने लगा, मुझे तो इंटीग्रेट करना था ds इन फॉर्म ऑफ t, तो ds को मैं ये लिख सकता हूँ t स्क्वायर बाय 2 into dt। और ऐसा ही हम कुछ चाहते थे, क्यों कि हम बस ये चाहते थे ये कुछ कहीं से ऐसा कुछ बन जाए कि यहाँ पे dt आ जाए कि मैं उसको इंटीग्रेट कर पाऊँ। कैन आई राइट दिस ds एज, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ t स्क्वायर अपॉन 2 dt। क्या अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस। पक्का? ये 5 कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बचा, t स्क्वायर मतलब t क्यूब dt, और लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 से 4। हम बोला जितनी देर में बॉलगन पूछा है, इन 4 सेकंड का मतलब क्या है कि हमारा 0 से 4, राइट है ना? जब हमने अपना मोशन स्टार्ट करा 4 सेकंड में कितना वर्क करा इस फोर्स ने, सही है? पक्का? खत्म हो गया। 5 t क्यूब का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4 0 से 4, सही है? 5/4 आ गया, राइट? 4 की पावर 4, राइट? ठीक है, 4 डालेंगे तो 4 की पावर 4, एक 4 कैंसिल हो गया, तो 5 into 4 का क्यूब जो भी आएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 ना, 64 into 5 जो भी 320। सोचो इम्पोर्टेंट चीजें भी समझने के लिए। हाँ जब यहाँ पर हमने उसका रिलेशन निकाला है तब हमने क्यों नहीं वो लिमिट्स को लगा दिया, कहाँ लगा के चेक किया यहाँ पे, टीवी कहाँ, तो यहाँ पर अगर मैं लिमिट डालता भी तो मुझे t की जगह 4 डालता तो 4 सेकंड पे मुझे वेलोसिटी मिलती। हमारे फॉर्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ f ds है, है ना? तो मुझे वेलोसिटी तो नहीं वहां पे। अगर अच्छा समझना, दो चीजें, अगर मुझे बोला गया
find the work done in 4 seconds. इस स्टेटमेंट का कोई मतलब है क्या कि 4th सेकंड पे वर्क डन क्या हुआ? सुनना, दो चीजें होती हैं, हमें 0 से 4 सेकंड तक कितना वर्क करना पड़ा इसकी हमने लिमिट डाली। तो जब यहाँ पर लिमिट डालते हैं कि जगह 4 सपोज, तो वो हमें 4th सेकंड पर वेलोसिटी 4th सेकंड पर तो 4 वेलोसिटी सेकंड्स में कितनी वेलोसिटी मतलब एग्जैक्टली 4 सेकंड में कितना उस फोर्स ने वर्क करा। जब हम गाड़ी चलाते हैं, जब हम एक्सीलरेटर दबा रहे हैं, है ना, तो गाड़ी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, उस गाड़ी ने 4 सेकंड में कितना वर्क करा और 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल अलग अलग। अगर मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम में पूछा था काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोला था फाइंड इट्स वेलोसिटी एट 4th सेकंड, तो यहीं पर ही 0 से 4 करते हैं और वहां पे 0 से, तो 4th सेकंड पर वेलोसिटी आती है। अच्छा, जो काइनेमेटिक्स से 2D पढ़ा था जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, है ना, तो वहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन दिया जाता था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन दिया जाता था एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, हमसे पूछा जाता था वेलोसिटी बताओ या डिस्प्लेसमेंट बताओ 4 सेकंड, तब हम यही करते थे। इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट थिंग डायरेक्टली मैंने फोर्स दिया मास दिया, तो कहानी एक्चुअली जैसे मैंने a t निकाला, अभी काइनेमेटिक्स 2D का प्रॉब्लम हो गया कि हमें ये पता है a एज अ फंक्शन ऑफ t तो b एज अ फंक्शन ऑफ t पता है, तो उसको एक बार और इंटीग्रेट करके तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता। बट हमें एक्चुअली वो चाहिए नहीं था, हमें केवल ds चाहिए था, तो हमें ds चाहिए था, हमने वो डाला हमारा। हां पूछो सर ये स्टेप पे आपने सब्स्टिट्यूट किया ds का वैल्यू। हां, क्यों किया? क्योंकि हमारा t का फंक्शन था और हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। जैसे मुझे s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला या ds एज अ फंक्शन ऑफ dt मिला, हमने रिप्लेस कर दिया, अब मुझे पता है कि इंटीग्रेटेड, इसलिए हमने किया। उसके बाद आपने 10t को 2 को कैंसिल करके 5 उधर किया, 5 बाहर किया और t into t स्क्वायर किया, t into t स्क्वायर किया, t क्यूब जो हो गया। नहीं t स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे नहीं, ये वाला स्टेप कैसे आया? ये हां, यहाँ से ये आया, ऊपर वाला उसके ऊपर वाला कैसे आया? ये 10 अपॉन 5 और t स्क्वायर और t into हां मतलब 3 into t स्क्वायर किया, है ना, पक्का। तो वेरिएबल फोर्स का एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है, या हमें फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, ठीक है, पक्का। एक और दूसरा वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सुनना जरा कर लिया तो क्या नोट नहीं किया? अच्छा कर लिया। क्या किया? चाबी दे दी उसको, घूमने गया नहीं है, चाबी भाई दे दी, ले जाने का ना, चलो यार कुछ तो करो। बात हो रही है यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है यार, तो वैसे ही पसंद नहीं गाड़ी चला रहा। भागने जा रहे हैं तो बहुत उसके बाद नासिक और औरंगाबाद भी देखेंगे, एक ही देखेंगे ऑफिस बॉय की नौकरी लगा दे देगी, कोई कंस्ट्रक्शन करेगा, नहीं हो गया तो
हाँ, 1 बजे तक है। सर हम लोग को 1:44 तो 1 बजे 45 मिनट रिवीजन टाइम ओए चुप। चलो दूसरा मैं प्रॉब्लम करा नहीं रहा हूँ, सुन लो केवल। अगर मैं 10t की जगह यहाँ पे 10x लिखता, सुनना ध्यान से, क्या अभी तो वेरिएबल होता? अगर मैं यहाँ पे t की जगह ये नोट कर लिया सबने, केवल थोड़ा सा जल्दी कर लेना, फिर तो काफी टाइम पास। 10 की जगह मैं लिखता 10x वर्क डन बाय फोर्स, work done by force F when body has moved by 2 meter. When block, एक बार जल्दी से सोचो कि क्या होगा? 20th F moved by 2 meter. हाँ? 20 जूल आएगा आंसर। अरे एक बार सवाल, पहला मेरा सवाल ये है, जब मैंने 10x लिखा, पहली चीज, क्या ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट? वेरिएबल। यार x की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू 0 डाल दो तो फोर्स 0, x की वैल्यू मैं 0.1 डाल रहा हूं तो फोर्स 1 न्यूटन, 0.2 2 न्यूटन, 0.5 पे 5, x की वैल्यू 1 पर 10, x की वैल्यू 1.5 पे 15, 2 पर 20। क्या ये वेरिएबल है? फोर्स वेरिएबल है। हम डायरेक्टली f डॉट s नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा तुम पता है, अगर सोचो भी तुम कि तुम अगर डायरेक्टली f डॉट s करने का मन करे तुम्हारा, तो s तो चलो मुझे डायरेक्टली दिया है 2 मीटर, तो f क्या लिखोगे? समझना, थॉट प्रोसेस में लोगों के पहले दिमाग में क्या था, x की जगह 2 डाल दो। क्या वो 20 न्यूटन फोर्स जो तुमने डाला, क्या वो हर टाइम पे लग रहा है? नहीं भाई, जब 2 हुआ तब 20 लग रहा है, उससे पहले तो कम ही लग रहा है ना। तो वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया? पक्का? हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? सुनना ध्यान से, फॉर्मूला क्या पढ़ा है? इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds था। यहाँ पे सारी चीजें एक डायरेक्शन में हो रही, तो उसको डायरेक्टली x लिखते हैं। कैसे? बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, f डालो, लिमिट डालो 0 से 2, जो भी 2 मीटर में कितना हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया? इसको कराने की जरूरत नहीं है, चलेगा? अच्छा, इंटीग्रेशन के बाद तूने नोट बोला, मुझे लगा कि मल्टीप्लाई करके 20 बोलता है। ओह अच्छा, ओके, तो f की जगह लिखा 10x इंटीग्रेशन dx और 0 से 2। अच्छा ओके, अच्छा 5x स्क्वायर आएगा, इसलिए वो बोल दिया। चलो 5x स्क्वायर 0 से 2 है ना, तो 4 आएगा, इसलिए बढ़ गया है ना, वो 20 आ रहा है। ये 20 प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, 20 इज नॉट 10 into 2 है ना, वो 20 आ गया। 5 कर दो तो हो जाएगा। समझ आ गया? तीसरे टाइप के प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं उसमें सुनना। सपोज मैंने बोला एक पार्टिकल है चलिए 1 kg, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है 4t क्यूब के हिसाब से। सुना? ठीक है, हमसे बोला है फाइंड वर्क डन इन 3 सेकेंड। अच्छा, जब भी इन 3 सेकेंड, इन 4 सेकेंड मतलब 0 से 4 है ना, इन 3 सेकेंड 4 सेकेंड और व्हाटएवर सेकेंड। सुना जैसे अब मुझे यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली नहीं दिया, मुझे बोला है एक पार्टिकल है जिस पे कोई फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट इज वेरी एज अ फंक्शन ऑफ t लाइक दिस। ठीक है, उस फोर्स का वर्क डन बताना है 3 सेकंड में। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स तो सोचो कि हम क्या करते थे वहां पर। p dx मैं बोलूं ना, हाँ वही करना है, बट एक बार प्लीज टाइप चला कर बोलो करो। सोचो जरा, अब मुझे डायरेक्टली फोर्स नहीं दिया, मुझे कैसे पता चल फोर्स नहीं दिया तो वो कांस्टेंट है वेरिएबल। थिंक अबाउट कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, फोर्स का फार्मूला क्या होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें दिया है, मतलब अगर मुझे किसी तरीके से एक्सेलरेशन पता लग जाए तो मुझे फोर्स पता लग जाएगा। अगर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पुराना वाला फार्मूला, अगर वो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट चीज है, तो हमारा फोर्स भी वेरिएबल, फिर हमें इंटीग्रेशन। लेट्स ट्राई इट आउट कि क्या वो आता है। सोचो जरा। यस,
एक्सेलरेशन अब यही चेक करना है, अगर आ रहा है तो आसान हो गया, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? सोचो सोचो सोचो। छोटी सी हिंट फॉर यू इज, स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट s का काम यहाँ पे x कर रहा है, f dx। अगर मुझे किसी तरीके से f पता लग जाए तो मेरा काम चल जाएगा। कांस्टेंट होगा तो एनी फीचर्स अपने आप ही बाहर आते हैं। फोर्स क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास दिया है, यस। अगर मुझे किसी तरीके से एक्सेलरेशन पता लग जाए तो हमारा काम चल जाएगा। अब याद करने की कोशिश करो, हमें अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, हम क्या कुछ कर सकते हैं कि हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए? सोचो आगे आंसर आ गया। कितना बड़ा है? ये सही है यार। इसके बाद अच्छा स्क्वायर को कहां से है? वेलोसिटी स्क्वायर करने हैं तो इक्वेशन लिखने का ट्राई करो, कुछ नहीं है प्रॉब्लम है, जस्ट डायग्राम कोशिश करना वेरी बहुत अच्छी। ये सही लिखा है कि v कैसे पता लगा कि वो क्या आया? अच्छा थोड़ी देख, यहाँ तक सही लिखा है, क्या मुझे a 40 क्यों किया गया? जो तूने यहाँ पर देखा, हाँ ये तूने यहाँ पे ये था, उसको लेने का लिए a की जगह ये लिख दिया। अभी a दिया है या x दिया है? अच्छा उल्टा यार, हमें x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। उल्टा जब जाते हैं तब इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना, जैसे पुराना प्रॉब्लम। अगर तू क्या कर रही है, अगर मुझे एक्सेलरेशन दिया होता वेलोसिटी निकालनी तो जो तूने किया वो कर। अच्छा x फिर अच्छे ये चीजों में गड़बड़ मत करोगे, x होता है v होता है और a होता है, ये तीन चीजें होती हैं। अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। अगर मुझे उल्टा जाना है, एक्सेलरेशन पता है वेलोसिटी क्या है तो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है तो इंटीग्रेशन। तूने भी दो चीजें उल्टी कर दी ना, हमें x दिया था पर तू उसको इंटीग्रेट कर दी। अच्छा x को इंटीग्रेट करके कुछ आता है क्या? x को अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं कुछ आता है क्या? कुछ नहीं आता भाई, ये बात है ना, x को इंटीग्रेट करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। आया किसी और का आंसर आया? नो आंसर आ रहा है। हां मतलब लॉजिक बता दे क्या है सर पहले x को ये डिफरेंशिएट किया वो क्या है? हां x को डिफरेंशिएट किया ओके dv by dt ओके, x को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास वेलोसिटी आई, dv by dt तो वेलोसिटी dx by dt ऐसे वो 12 12 t square। ओके। अब क्या किया? उसको वापस डिफरेंशिएट ओके वापस डिफरेंशिएट किया तो कितना है? 24 ओके एक सेकंड, 24 t आया हमारे पास, ये f आ गया, सॉरी a आ गया, a आ गया। सो काइंड ऑफ इन अ वे f आ गया। मास टाइम्स एक्सेलरेशन 24 t होगा। क्या ये फोर्स का कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं, t का फंक्शन दिख रहा है। अगर ये है हम डायरेक्टली f डॉट s नहीं करेंगे तो हमने क्या बोला? बिल्कुल फंडामेंटल फार्मूला, द फर्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट x। यहां पर सब कुछ x दिया है, s की जगह मैंने x यहां तक सही। अब क्या करें? हमने बोला फिर से इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं, f मुझे पता लग गया है 24t, फिर से वही पुरानी तकलीफ। क्या अगर मैं सच में dx लिखूं तो मैं इंटीग्रेट कर ही नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि t का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम पास करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट टाइम पास? वही जो अभी कहानी करी, वेलोसिटी इज आल्सो dx by dt। हमें dx अच्छा नहीं लग रहा है ना प्रैक्टिकली, तो मैं उसको v dt लिख सकता हूं, मतलब ये 12 t square into dt। अभी सही है? अब तो मुझे पता है, अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं इस तरह से। व्हाट इज दैट? कि 24 और 12 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में यहां t square तो t cube dt 0 से whatever। अब इंटीग्रेट करो, टाइम पास करो, हो जाएगा। पॉइंट क्या है?
कंफ्यूजन क्या होता है, कितने टाइप के प्रॉब्लम है वो समझने की कोशिश करो। पहले मैंने f ऑलरेडी डायरेक्टली t का फंक्शन दिया था, अब मैंने उसी किया वही है और बेसिक फंडामेंटल काइनेमेटिक्स पे पहुंच गए कि x एज अ फंक्शन ऑफ t दिया, दो बार डिफरेंशिएट कर कर ये आया, मास से मल्टीप्लाई किया तो f आया। जैसे मुझे वो वेरिएबल दिखा तो मैंने वो बेटा बेसिक पुराना फॉर्मूला, जहां पे फंसो तुरंत सोचो कि अच्छा dx पे फंस गए, अब कहां से क्या किया जाए, अब सोचो। हाँ सर बहुत बड़ा है। फिर तो v is equals to 12. ओह ओके, यार ये x है ना, So then- वेलोसिटी इज dx by dt, राइट? ये पता है हाँ, पक्का? और तो कांस्टेंट है, t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? v square. नहीं, dt upon नहीं अच्छा, ए जो t क्यूब का डिफरेंशिएशन x raised to the power n का डिफरेंशिएशन याद है? ऐसा एक ही फार्मूला, ये दिस इज द मोस्ट, क्या होता था? बिल्कुल याद आ रहा है ये क्या करते थे, डिफरेंशिएशन ही तो पूछ रहा था, ये सिंपलेस्ट फार्मूला है, ये पता। सर हमारा क्या है इस पे बेस्ड काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन शायद सर ने पढ़ाया नहीं। इस पे बेस मतलब वेरिएबल फॉर्म का एक्सीलरेशन मैंने पढ़ाया। कैलकुलस पढ़ाया था, फॉर्मूला वगैरह सब देखे थे। बड़ा पढ़ाया था। काइनेमेटिक्स क्लास सर ये nx raised to r NX मतलब अच्छा, सो बेसिकली ये जो चीज है ये बाहर आ जाती है, n बाहर आ जाता है। यार एक काम करना, अगर ऐसा डाउट होगा तो एक बार होगा कि सीधा लेक्चर है ना, तो थोड़ा सा ना क्योंकि ये और बहुत डिटेल में मत देखो अभी, जैसे उतनी चीजें देखिएगा जो हमारी यूज हो। सर ये पढ़ा जब आपने रिलेशंस निकाला ना, उसको इंटीग्रेट करके या डिफरेंशिएट करके वो सब नहीं समझा कैसे समझ। हाँ अब ये जो भी गंदा सा है 583 सर इतना बड़ा अरे नहीं, अभी मल्टीप्लिकेशन गणित वाली चीज क्या है वो छोड़ दो, ये t की पावर 4/4 आएगा 583 आता है, सिंपल तो बचा होता है, इसको छोड़ दो ठीक है, यहाँ तक हम बताइए। अब समझना, अच्छा एक बार थोड़ा सा देखना लेक्चर याद आ जाएगा, मतलब बेसिक चीजें है ना, थोड़ा सा ओके सुनो ध्यान से। अब जो मैंने कोड से दिया था, पहले वाले में टाइम का फंक्शन था, दूसरे वाले में केवल x का था, 583 होगा। अच्छा यहीं पे छोड़ दो, इस पे बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पे फिर सबके फिर समझ खत्म हो गई, जहाँ पे तुमने ये लिखा वो दूसरा काम है सर जब हम वो स्टेप पर आए 2014 पे 20 उसके ऊपर आ फिर हमने कॉन्सेप्ट को बांट दिया और यहाँ पे बचा t हाँ वो इंटीग्रेट करके ही आंसर बताया, जिसका होगा t की पावर 4/4 बताया। सर ये डिफरेंशिएशन हाँ तो अभी ये तुमने क्या बोला, कोई ये कांस्टेंट है, इसको तो बाहर फेंका, t क्यूब में 3 जो था उसको बाहर लेकर आए और t की पावर 3 ये आया तो वो 20 स्क्वायर। अच्छा तो थोड़ा सा जल्दी लिखना पड़ेगा हम लोग को, इसी वजह से डायरेक्टली लिखना बड़े आगे 10 हाँ पहले सुना, सेकंड प्रॉब्लम जो करा वहां पे फोर्स हमारा एक बार हमने t के फॉर्म में लिखा था, फिर हमने x का। अब सुनना, इन जगह ऐसा हो सकता है कि मुझे बोला जाए एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है x² i कैप प्लस y² j कैप, समझना ध्यान से ठीक है। अब कहना है से अच्छा देख के ये तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि भाई ये x के रिस्पेक्ट में भी वेरिएबल है और y के रिस्पेक्ट में भी वेरिएबल है, x की वैल्यू वेरी करोगे y की वेरी करोगे तो कंटीन्यूअसली फोर्स वेरिएबल होता जाएगा। हमें बोला गया है पार्टिकल हमारा अंडर दिस फोर्स इज मूविंग फ्रॉम 2,3 टू 5,7, समझना। अब थोड़ा सा एक बार पहले समझते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम पे आएंगे। अब क्या फोर्स वेरिएबल है? हां अच्छा ये होता है तो कितनी बार समझा, एक बार बाहर जाओ चक्कर मार के आ जाओ, तो
जल्दी उठ, जल्दी उठ, उठ तो। अरे मैं बोलूं ऐसे नहीं होगा, फिर से नहीं समझ में नहीं, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? ओके, तो पहली चीज, अब एक चीज अपने को और याद रखनी है, ओए, जब हमारा फोर्स x और y दोनों में वेरिएबल, तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कहानी। अब एक चीज और नई थोड़ी सी याद रखनी है, एक बार समझ लो, कुछ है नहीं इसमें, ये ds होता है, हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। अब जब हमारा फोर्स x और y सब में वेरिएबल है, प्लीज रिमेंबर एक नई चीज, ds को हम लिखेंगे dx i cap, dy j cap and dz k cap। रिमेंबर दिस। अगर हमारा पार्टिकल अगर x y z सब डायरेक्शन में अगर हमारे पास वेरिएबल है, देन स्टार्ट कहानी यहीं से ही होगी। केवल एक ही डायरेक्शन था तो उसको डायरेक्टली f डॉट dx लिख दो या f dx लिख दो। अगर हमारे पास वो y z सब में वेरिएबल है, देन जस्ट रिमेंबर कि वी विल do the dot product of f and ds, where ds is what, dxi dyj plus dzk। ये अच्छा, तो अभी वही देखना है। तो अभी हमने क्या बोला, जो फोर्स दिया है उसमें लिखना है x स्क्वायर i कैप प्लस y स्क्वायर j कैप। क्या जैसे जैसे x और y वेरी करेगा, क्या फोर्स हमारा वेरिएबल दिख रहा है या फिर कांस्टेंट दिख रहा है? यार कांस्टेंट का मतलब एक्चुअली कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, है ना? तो ये वेरिएबल है। इन सब प्रॉब्लम का एक ही बेसिक तरीका है, इंटीग्रेशन f, जो भी f लिखा है उसको एज इट इज रिपीट कर दो। क्या x स्क्वायर i कैप प्लस y स्क्वायर j कैप, और उसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें ds से। ds हमारे लिए इन जनरल xi कैप प्लस dy j कैप, ये पूरा बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इनिशियली जस्ट अंडरस्टैंड आइडिया। सही है? अब समझना, दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट, x का x से, y का y से, इसका इससे करेंगे तो कहना चाहिए यहाँ पे फंक्शन आ रहा है x स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है y स्क्वायर dy, और तीसरा वाला करेंगे तो कहना है वो 0 है, तो उसको डायरेक्टली कर देते हैं। अब समझना, हमसे जब दो चीजों का इंटीग्रेशन पूछा जाता है और बीच में अगर प्लस साइन होता है तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं? दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं, और बात कर देंगे। अब यहाँ पर x स्क्वायर dx को अलग करेंगे, यहाँ पे सेम। नाउ अंडरस्टैंड द आइडिया हाउ सेम x हमारा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 2 से 5 तक। अच्छा y स्क्वायर, x हमारा वेरी कर रहा है 2 से 5 और y वेरी कर रहा है 3 से 5। तो अंडरस्टैंड द आइडिया की लिमिट यहाँ पर अलग अलग आएगी। x की लिमिट आएगी 2 से 5 एंड इसकी लिमिट आएगी 3 से 7। क्या ये बात समझ आ रही है? पक्का? ओके, इंटीग्रेशन बहुत आसान, x क्यूब बाय 3 2 से 5 है ना, और y क्यूब बाय 3 क्या आ जाएगा, क्या सॉल्व हो जाएगा? पक्का? पॉइंट क्या है, ये प्रॉब्लम बहुत स्टैंडर्ड से होते हैं, है ना, बट कई बार ना हमें इन सब चीजों से डर लगने लगता है, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। बट ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जहां पर अगर मेरा फोर्स x और y दोनों में वेरिएबल है, तो एक नई चीज याद रखनी है तुम्हें, हम ds को लिखेंगे dxi + dyj + dzk। दैट्स इट। अच्छा, जो भी लिमिट डालेंगे वो आ जाएगा फाइनल। सही है? नया आसान कहानी और ज्यादा केवल बहुत आसान कर दिया, आज ये भी आएगा। ना बाकी लिमिट डाल देगा, अच्छा जो भी आना होगा। ठीक है? श्योर। यस।
ना बचेगा नहीं पक्का नहीं अभी इसी प्रॉब्लम को खत्म नहीं हो रहा है प्रॉब्लम को एक और तरीके से कुछ और बताना है जैसे चलो दूसरा कोर्स के लिए ओके so the same problem ले रहा हूँ अगर मैं x की जगह अरे जो भी आएगा अरे वो कैंसिल नहीं होगा ना भाई नहीं वो पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा होगा ओके पढ़े आगे मैं सेम प्रॉब्लम लेकर दे से x की जगह मैं यहाँ पे लिखता x I कैप प्लस y j कैप है ना x I कैप प्लस y j कैप लेता हूँ फिर से मैं कुछ एक नंबर दे देता हूँ और लिमिट डाल देते हैं अब मैं प्रॉब्लम को क्या बोल रहा हूँ पार्टिकल पे फोर्स यही लग रहा है एंड आई एम टेकिंग दिस पार्टिकल इन डिफरेंट फॉर्मेट सुनना सपोज मैं 0,0 पर हूं एंड आई एम टेकिंग दिस पार्टिकल फाइनली 2,3 पर ठीक है यहां पर ले जाना है कितने तरीके हो सकते हैं ले जाने के बहुत सारे तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बार हम पार्टिकल को ये ओरिजिन ये पॉइंट को ए बोल रहा हूं ये बी बोल रहा हूं और ये सी बोल रहा हूं एक बार मैं इस पार्टिकल को ओ से ए ले जा रहा हूं और फिर ए से सी ले जा रहा हूं दिस इज वन ऑफ द पार्ट एक बार मैं इसी पार्टिकल को अंडर दिस फोर्स एक बार मैं पहले ओ से बी ले जा रहा हूं और फिर बी से सी ले जा रहा हूं तीसरी बार मैं इस पार्टिकल को मैं 2,4 ले रहा हूं such that y is equal to 2x के along लेकर जा रहा हूं समझ रहे y is equal to 2x यहाँ पे 4 क्यों लिखा मैंने क्योंकि 0,0 पर ये पॉइंट है इसको सेटिस्फाई तो करना चाहिए इसलिए कि x की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूं तो y 4 आ गया तो मैं सेम कहानी रिपीट कर रहा हूं पार्टिकल को नाउ टेकिंग एक बार ऐसे और फिर ऐसे एक बार ऐसे एक बार एंड देन ऐसे दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट हमें क्या निकालना है एक प्रॉब्लम मैं करके बता रहा हूं बट अंडरस्टैंड दिस इज इंपॉर्टेंट हर बात मुझे निकालना है फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स जब मैं पाथ ए के अराउंड ले जा रहा हूं वर्क डन बाय दिस फोर्स जब मैं ऐसे ले जा रहा हूं वर्क डन बाय द सेम फोर्स जब मैं ऐसे ले जा रहा हूं ठीक है सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 से 2 और 0 से 4 है लेकिन प्रॉब्लम है क्या ये फोर्स कांस्टेंट है नहीं बट तो अभी लिमिट तो बताया ना नहीं अपर लोअर लिमिट भी कोई चेक कर सकते हैं सुनो एक बार देखते हैं मुझे एक नई चीज सीखना है भी सुनो सबसे पहले पाथ 1 OAC की बात कर रहे हैं ठीक है OAC करने का तरीका समझ रहे हो तो क्या है OAC से जब हम लेकर जा रहे हैं हमें वर्क डन निकालना है पहले मैं O से A ले जा रहा हूं और फिर A से C ठीक है अच्छा तो हमें जब टोटल वर्क डन निकालना है तो हम सेपरेटली निकालेंगे O से A का अलग निकालेंगे एंड A से C का अलग निकालेंगे समझते हैं कि कैसे निकालना है ठीक है फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो xi + yj कर रहा है जब मैं O से A ले जा रहा हूं क्या ऐसे यहाँ पे कंटीन्यूअसली y0 है अगर मैं x एक्सिस पर ही मूव कर रहा हूं तो यहां से यहां जाने में एग्जैक्टली y0 तो ये वाला टर्म 0 हो गया वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी इस प्रॉब्लम में जब मैं O से A जा रहा हूं तो y0 तो केवल फोर्स हमारा x बना तो यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ x dx ये समझ में आ रहा है अगेन हम रिपीटिंग हमारा फॉर्मूला वही है हम स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं उसके स्टेप्स को छोटा करते जा रहे हैं यही था और ds हमारा क्या था dxi + dyj + dzk स्टार्ट यहीं से हो रही है कहानी ठीक है फोर्स जब हमारा O से A है तो हमारा y0 है तो हमने ये 0 लिखा तो केवल xi क्या बचा उसको जब मैंने ds से मल्टीप्लाई करा तो केवल x से dx बचेगा
और हमारा ये वेरी कहाँ कर रहा है, ओ से ए में x 0 0 से 2,0, तो लिमिट मेरी यहाँ से 0 से 2 आएगी, ये समझ आ रहा है पक्का। इंटीग्रेशन AC, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। जब मैं A से C जा रहा हूँ तब मेरी जो x की वैल्यू 2 है, क्या ऐसे वो कांस्टेंट हो गई, तो फोर्स मेरा यहाँ पर आ गया 2i कैप प्लस yj कैप, 2 डायरेक्टली लिख दो और dx ये है, तो 2 dx आया प्लस y dy आया, सही है। 2 से 4 नहीं हमें बोल रहा है कि जब हमने उसको यहाँ से यहाँ ले गए A से C के अलाउ, तो कह रहा है से x मेरा कांस्टेंट है which is 2, आया एक और छोटा तरीका बताऊं, चेक में यहाँ पर बेटर समझना। मैं अगर तुमसे बोलूं A से C में यहाँ पर जो फोर्स है वो है समथिंग लाइक 2i प्लस yj कैप। अगर मेरा x कांस्टेंट है तो dx क्या होगा, अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो ना, तो उसका dx इज बेसिकली दो छोटे छोटे x का चेंज। अगर मेरा x कांस्टेंट है तो dx क्या होगा, 0, ये समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक x कांस्टेंट है, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, x वाले टर्म और यहाँ पे dx आया प्लस dy प्लस dz। अगर x कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये बोलूँ कि मेरा dx 0 होगा, ये बात समझ में आ रही है पक्का। मैं बता रहा हूँ कि अच्छा अगर नहीं समझ में आ रहा एक बार पूरा लिखते हैं जस्ट इन केस एक बार, तो ये अच्छा ये समझ में आ गया 2 dx और क्या था y dy। सर तो मैं dx को इग्नोर नहीं कर देंगे। हाँ वही कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँगी सपोज मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बीच में प्लस होता है तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग, x हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इसी से जाने में x 0 2 से 2, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम ही है मेरा इसे बोलता हूँ आएगा ही नहीं, तो अब हम डायरेक्टली अगर मुझे कभी भी x कांस्टेंट दिखेगा या y कांस्टेंट दिखेगा तो कहने से हमारा dx या dy 0 हो जाएगा पक्का। इस टर्म को मैं डायरेक्टली 0 कर दूं चलेगा, और y वेरी करना है मेरा यहाँ से यहाँ, which is 0 से 4, सही है। ये आएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट डायरेक्टली डाल दें 0 से 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2, सही है। यहाँ से यहाँ पे y स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट डालने पर 4 स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, चलेगा। ये आया 2 प्लस 8 16 अपॉन 10, सही है पक्का। तो कैन यू ट्राई द सेम कहानी और यहाँ से यहाँ अगेन हम रिपीटिंग क्या करना है, एक बार हम ऐसे गए थे फिर ऐसे गए, हमने यहाँ पे अलग देखा कि हमारा y 0 था तो ये टर्म 0 हो गया, यहाँ पे x 0 है सर। अभी OBC में भी सेम होगा। नहीं एक मिनट, कैन यू सॉल्व नाउ द सेम थिंग्स और O से B एंड B से C, मतलब W2 पूछ रहा हूँ मैं। ये अभी हमने क्या निकाला, ये वर्क डन इन द फर्स्ट पार्ट, राइट। तो सेम ही है। ट्राई कर लो, सॉल्व करना पड़ेगा, करो जल्दी से। OBC यस, एक बार ट्राई करो, इंटरेस्टिंग एक चीज आती है बाद में इसको सॉल्व करने का। जल्दी कर ले भाई, एक प्रॉब्लम कर लो, अच्छा लगेगा। पक्का सॉल्व करा, ओके एग्जैक्टली सेम आएगा, सुना ध्यान से। सुनो अब हम बात कर रहे हैं ओबीसी, ठीक है, एक एक स्टेप समझना ध्यान से। अब हम बात कर रहे हैं ओबीसी
W2 ओए सीधे क्यों नहीं बैठा रहता है यहाँ से जब यहाँ गए कहने से x 0 है ओए तो पहले y dy आ जाएगा ना y dy और लिमिट 0 to 4 0 to 4 है ना फिर y कांस्टेंट आ जाएगा x आया है सो कैसे करें जल्दी से बता बोलो खड़े हो। पता कैसे करें डन O से B में x 0 होगा हाँ क्या करें तो लिखिए कैसे अरे पेन चलाया होगा ना तब पेन आया होगा ना कॉपी निकाल तुम्हारी जगह कोई और एग्जाम देने जा रहा है हाँ जा रहा है किसी से सेटिंग कर रखी है कैसे आया 10 मतलब कितनी मेंटल कैलकुलेशन से स्ट्रॉन्ग पक्का नहीं होगी कैसे आया 10 बता दो नहीं से नंबर सोच के कैसे आया अगेन भाई मत करो ये काम मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि तुम मजाक में वो 10 सुन लिया और आंसर हो जाएगा है ना बिल्कुल ही 12th पास नहीं होगा ऐसे तुम्हारा 12th में रिपीट करने का मन है नहीं है ना तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा एडवांस हो सकता है ना बट एग्जाम में डेफिनेटली ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं अंडरस्टैंड द आइडिया क्विकली बैक फटाफट ओबीसी हमने क्या बोला जब वो ओबीसी पे जा रहे हैं तो पहले हम ओबी एंड देन अच्छा तो बाहर निकलो उठो जल्दी उठ बाहर निकलो जल्दी बाहर निकलो चलो बाहर उठो बाहर निकलो ओके ओबीसी में हम बात कर रहे हैं ओ से बी एंड बी से सी की बात कर रहे हैं ठीक है क्विकली जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं कहने से जो काम पहले यहां पे करा था y0 था कहने से यहां पे x 0 है पक्का x 0 ये वाले खाने को भूल जाते हैं मतलब लिख सकते हैं बट अननेसेसरली क्यों मेहनत करें तो 0 ही जाएगा तो हमारा ओबीसी में हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं WOB प्लस WBC OB में इमीडिएटली हमारा x 0 तो केवल y बचा वहां पे तो dy आने वाला है उसको y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 से b तक 0,4 है तो y का वेरिएशन कहां से 0 से 4 पक्का खत्म हो गया अगली चीज जैसे हम BC पर आए y0 हुआ हमारा सॉरी नहीं b से c तक हमारा y कांस्टेंट मतलब dy0 हुआ तो हमारा जो x कहां गया ये वाला टर्म जो होता था वो कहानी गायब तो बचा केवल x से dx और x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 से 2 सही है y स्क्वायर बाय 2 तो 16/2 पार्ट प्लस x स्क्वायर बाय 2 4/2 पक्का somehow सेम आ गया मुझे नहीं पता यार हर बार सेम आना चाहिए नहीं बट इस बार आ गया ठीक है एक लास्ट बचा है ये वाला ये और आसान है कहानी क्यों क्योंकि मुझे x और y पे डायरेक्टली रिश्ता दे दिया ये जो तीसरी वाली कहानी है व्हिच इज ओ सी डायरेक्टली बनता है ना जिसको W3 बोलते हैं तो मैंने बोला यार मुझे ऑलरेडी फाइनली कहानी क्या पता थी इंटीग्रेशन हम f.ds लिख रहे थे f हमें दिया था x I क्या प्लस y j क्या और ये यहाँ पर आया था dx I क्या प्लस dy j क्या मुझे तो ये और आसान कहानी इसलिए लग रही है क्योंकि मुझे y और x में रिलेशन ही ले दिया है ना अगर मुझे y और x में रिलेशन दिया या तो रिप्लेस कर दो है ना या फिर पूरा इंटीग्रेट कर दो एक ही बात है जैसे मैंने अब इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं क्या व्हाट इज दैट दोनों तरीका रिप्लेस कर सकते हैं तो यहाँ पे लिख दो अगर रिप्लेस करने का मतलब तो मैं लिखूंगा x dx रिप्लेस करके बता रहा हूं x dx लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा y लिखा है राइट y की जगह पे I can write 2x प्रॉब्लम इज कि अगर मैंने यहाँ 2x लिखा है और यहाँ dy लिखा तो हमारा इंटीग्रेट होगा तो उस चीज में तुम्हें पता है कि क्या लिखा है मैंने y 2x लिखा है ना तो अगर मैं यहाँ से dy और dx निकालूं तो क्या आएगा 2 आएगा तो प्रैक्टिकली 2dx आ जाएगा राइट तो dy की जगह अगेन I can write 2dx अच्छा x वैल्यू कर रहे हैं 0 से 2
0 से 2, तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर बाई 2, केवल ये। सर y 0 से 4 होगा ना? नहीं हाँ मतलब आइडियली होना चाहिए, बट अभी मैं dy को रिप्लेस कर, अच्छा एक बार लिमिट यहाँ पे मटा दूंगा, सही बात, ये लिखा था 2x एंड dy लिखा था ना, है ना, तो क्या बोल रहा हूँ, x dx तो x स्क्वायर बाई 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 आ गया, और इसकी जगह मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 2 बाहर x dy की जगह फिर से लिख सकता हूँ 2 dx, अब मैं x में लिमिट डाल देता हूँ 0 से 2, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 2 और 2 हो गया है प्लस में 4, और यहाँ आ रहा है x स्क्वायर बाई 2। सर उसमें से ये हाँ मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो कहने से वापस से 10 आ रहा है, सर 4 का सर 4 आएगा, ये 2 और ये 2 मिला के 4 आएगा, है ना, x से dx से फिर से एक इम्पोर्टेंट चीज, हाँ नहीं सर नहीं ये वाली जो चीज करी थी ना, या तो हम डायरेक्टली y dy कर देते, मैंने बोला मुझे एक इक्वेशन दी थी y = 2x, तो मैंने y की जगह 2x डाला और इस dy को मल्टीप्लाई किया, ऐसा होता है, बट हम यहाँ x से यहाँ dy इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो हमने बोला यार या तो हम dy को अगर dx में किसी तरीके से रिप्लेस कर दे तो मेरा काम चल जाएगा, या मैं y/2 dy को कर हाँ y/2 dy, ये कुछ समझाना है इसलिए कर रहा हूँ इसके लिए, तो y = 2x दिया था, तो dy = 2dx लिख सकते हैं, बस dy को मैंने रिप्लेस किया, यहाँ पर 2dx है, तो एक 2 ये था और 2dx वाला ये 2 है, तो 2 मिलाकर वो 4 लिखा है। सर अगर वो एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन मिले नहीं तो अभी एक चीज समझानी है, एक चीज होती है कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, हम अलग-अलग पाथ से हमने सॉल्व करा पर हर बार वर्डन सेम आ रहा है, सो दिस थिंग इज कॉल्ड व्हेनेवर अ फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, अगर हम डिफरेंट पाथ से लेकर जाए और उसका वर्डन सेम आता है हर बार, then all those forces are called conservative forces। अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे डायगोनल में गए, हम लोग को मिला 10 जूल, एग्जाम में हम लोग को वो कैलकुलेट करना बोला डायगोनल से, बट देखो या तो v1 या तो v2 से जाना, तो मैं कर सकता हूँ हाँ तो अभी नहीं, तो अभी हर कंजर्वेटिव फोर्स तो सारे नहीं होते, उसी पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या-क्या होते हैं, मेरे को कैसे पता हाँ चलेगा इसी पॉइंट है, तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स, तो इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, पहली चीज में हम अलग-अलग पाथ से गए और हमने सेम फोर्स का वर्क डन निकाला, इफ इट इज कमिंग आउट टू बी द सेम, तो हम बोलेंगे वो कंजर्वेटिव, मतलब ये जो डायगोनल है v3 वो नहीं समझ आ रहा, हाँ तो नहीं ये तो सिर्फ बस समझते हैं कि क्या किया, ये था ओरिजिनल फंडामेंटल कहानी, ये थी हमने यहाँ पे लिखा x dx और y = 2x, हमें इक्वेशन दी थी डायगोनल वाली, है ना, तो y की जगह मैंने लिखा यहाँ पे 2x y की जगह, और यहाँ पे dy लिखा था, लिमिट भी आपने x की डाल दी ना, हाँ लिमिट डाली क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था इसीलिए, अच्छा समझा, तो हमने क्या किया, जैसे dy को रिप्लेस करा इन फॉर्म ऑफ dx, अब मैं लिमिट डाल सकता हूँ x की लिमिट हाँ देख, अगर मैं y के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं y की लिमिट डालूंगा, अगर मैं x के फॉर्म में लिखूंगा तो x की लिमिट डालूंगा, है ना, मतलब तो भी बता रहा हूँ कि उसका मतलब क्या है, ये सब कहानी का मतलब क्या है, सर इसकी कहानी हमने क्यों करी समझना, जो पीछे वाला प्रॉब्लम था आपने वहां पर तो बिल्कुल ही सेम स्टार्टिंग में खट से ये मत गया था और हमने सीधे लिमिट डाली थी, मेरा आंसर आ गया था, यहाँ पर ये काम क्यों नहीं था, क्योंकि ये समझना है धीरे धीरे भी एक और चीज कि कौन से फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव, कौन से फोर्सेज आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव, तो पहले ये समझो, पहले वाला प्रॉब्लम तो डायरेक्टली समझ में आ गया था, दूसरा वाला प्रॉब्लम ये जो हमने करा, ये अलग-अलग पाथ के थ्रू सेम फोर्स का वर्क डन निकाला, अलग-अलग पाथ के थ्रू, तो वो बात समझ में आ रही है कि इसके थ्रू निकाला, इसके थ्रू निकाला, वो निकाला कैसे ये समझ में आ रहा है, पक्का है ना, अब एक अजीब सा फोर्स दे रहा हूँ जिसमें डायरेक्टली निकालना ही यही पड़ेगा, यहाँ पर तो सर आपने इंटीग्रेट कर दिया था इजीली, तो वो निकाल पाए, इंपॉर्टेंटली ये समझ में आ रहा है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, तो हमने किसको x 0 बोला, किसको dx 0 बोला है, किसको y 0 बोला है, किसको dy 0 बोला है, ये बात समझ में आ रही है, पक्का, x वाला जगह पर अब नोट कर लिया, एग्जाम में ग्राफ बना के आएगा तो खाली कोऑर्डिनेट से ग्राफ बना के आएगा या कोऑर्डिनेट दिखने, अगर पाथ वाला पूछा जाएगा दे विल टेल यू कि पहले हम ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं, है ना, या ऐसे जा रहे हैं या कोई अजीब से पाथ के थ्रू जा रहे हैं, दे माइट गिव यू दिस, जैसे कि है ना, जब मैं बताऊं वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम बताऊं, डन, अब मैं बोलूं एक फोर्स जो कि कुछ बहुत ही अजीब सा है,
y j cap, y I cap and x j cap. नॉर्मली क्या होना था, x वाले में x लिखा होता था और हमारे पास, और ये इस टाइप का प्रॉब्लम ना थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, बट आइडिया समझना। x डायरेक्शन का y पे डिपेंड कर रहा है और y डायरेक्शन का x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर से सेम कहानी, 0,0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और लेट्स से मैं जा रहा हूँ 2,2 पे जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं जा रहा हूँ पहले O से A, C, एक बार O से B एंड देन दिस, ठीक है। और तीसरी बार जा रहे हैं हम y = x लाइन के अलॉन्ग। अच्छा, ये हम y = x कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 और 2 दिया है तो इसलिए दोनों को सेम लेना पड़ता है, ये इसी वजह से। अब नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर तुम इसको डायरेक्टली लगाने की कोशिश भी करोगे ना तो लगेगा नहीं। क्यों? यहाँ पर आएगा y dx और एक बार आएगा x dy। तो अभी अब ओनली ट्राई कि जब मैं O से A गया एंड A से B, A से C गया, फाइंड द वर्क डन इन फर्स्ट पार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। जो चीज अभी हमने x से dx पढ़ी है, y dy पढ़ी है, इसमें लगा के देखो कि क्या है। या एक मैं बताऊं जल्दी से, थोड़ा टाइम कम है तो मैं पहले वाला बता रहा हूँ, सेकंड वाला बहुत इजी है। सपोज पहले OAC की बात करते हैं, ठीक है। यू विल हैव टू टेल मी द सेम कहानी। अच्छा, f मुझे पता है, ds मुझे पता है, तो पहले मैं ये लिख रहा हूँ कि वर्क डन इन द फर्स्ट पार्ट f, ठीक है, पहले एक बार पूरा लिख देते हैं। ये था, f को भी लिख ही दो ना, इतना तो याद ही हो गया। f.ds होता है, f जो गिवन है उसको एज इट इज लिख दो। बिल्कुल फंडामेंटल स्टोरी स्टार्ट करी। इन जनरल ये क्या है, y dx और ये आ रहा है x dy। आइडियली देखा जाए तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, बाउंड नहीं कर सकते क्योंकि यार यहाँ y है, यहाँ x है। लेकिन उसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। अब समझना, लेकिन हम अगर OAC में जा रहे हैं तो W1 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, OA को अलग निकाल ले एंड AC को अलग निकाल ले, चलेगा। जब मैं OA पे जा रहा हूँ, मेरा x 0 है क्या, सॉरी y 0 है क्या, पक्का y 0 है तो ये गायब हो गया, श्योर। जब हमारा ये वाली जो चीज है, जब मैं O से A गया तो कहने से y 0 पक्का। x जो है हमारा वो वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, हमारा क्या बोला मैंने, y 0, ये कहानी गायब। x हमारा वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से 2। सेकेंड वाला टर्म लिखा है हमारा x dy। अगर हमारा यहां से यहां तक y 0 है तो dy क्या होगा, पक्का। तो ना बहुत इंटरेस्ट, यहां से यहां तक y 0, अगर y ही 0 है तो कैसे dy भी 0, तो क्या है, तो पहला वाला टर्म को पूरा 0 + 0 लिख दूं, चलेगा। पहला वाला 0 हो गया। यहाँ से जब मैं यहाँ जा रहा हूँ, क्या y में कोई वेरिएशन हो रहा है, नहीं, तो dy भी 0। y कांस्टेंट और वो कांस्टेंट की वैल्यू 0 है यहाँ, तो पक्का। a से c पे जाते हैं, a से c में हमारा x की वैल्यू कैसे कांस्टेंट है, x की वैल्यू 2 से 2 है, x की वैल्यू अगर 2 से 2 है तो df से 0 हो गया क्या, पक्का। x ही हमारा कांस्टेंट तो df से 0, ये वाला टर्म है, इसको सोचते हैं। जब हमारा a से c जा रहा हूँ, x कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 2, यहाँ पर मैं x की जगह अगर 2 डालूं, इंटीग्रेशन 2 dy, अजीब साइकिल बहुत। यहाँ से यहाँ जाने में x कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 2 के बराबर, तो मैंने यहाँ पर ये टर्म 0 हो गया था, यहाँ पर x की जगह मैंने 2 डाला, यहाँ पर आ गया 2 dy, और y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, अब ये सॉल्व हुआ, हाँ कुछ तो हुआ। ये वैल्यू आई 2 बाहर, dy का इंटीग्रेशन y, तो हमारे पास ये आ गया, पक्का। मैं तुम लोग बता दो जाओ फट से, अगर मैं पहले OBC पे जा रहा हूँ, ठीक है, which is W2, फिर से क्या करना है, O से B तक अलग करते हैं बट राइट, और फिर ओके, कैन यू टेल मी O से B जाने में व्हाट इज 0,
होगी कहानी एक्चुअली। ये चीज तो जनरल लिखी है ना मैंने, है ना, इसी पे डायरेक्टली इसका ओके। x 0 है और dx भी 0, तो पहला वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक सब 0 हो गया। इसको सोचते हैं b से c, तो पहला वाला 0 है, b से c में हमारा x वेरिएबल है बट y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है 2, तो यहाँ पर आएगा 2 dx, ये सही है। और ये वाला टर्म अगर मेरा y कांस्टेंट है तो dy 0, एक टर्म ये था एक ये था, y कांस्टेंट है तो ये 0 में भाग गया, y कांस्टेंट है कितना है वो 2 है, तो क्या ऐसे 2 dx, यहां से यहां तक x कैसे वेरी कर रहा है 0 से 2 बाहर आया, इंटीग्रेशन dx इज x, पक्का सही वाली। अब देखो लास्ट वाला व्हिच इज a से सॉरी o से c। अब यहाँ पर मुझे फंक्शन दे दिया है y is equal to x, यहाँ पे तो कहानी और आसान हो गई, y is equal to x दे दिया, सीधे सीधे लिखिए w3 इंटीग्रेशन ऑफ y is equal to x। यहाँ पर मुझे चाहिए था भाई x, यहाँ पर कुछ बन जाता तो मैं इंटीग्रेट बहुत आसानी से y is equal to x दे उसको डायरेक्टली x dx लिख दूं, इससे आसान क्या होगा। यहाँ पर मैं चाहता था y की लिमिट, लेकिन यहाँ x था, लेकिन x is equal to y, x वैरी करता है 0 से 2, x स्क्वायर बाय 2, 0 से 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर बाय 2, फिर से सेम आ गया। जो ये फोर्स एक उसका x डायरेक्शन y पे डिपेंड कर रहा था, y डायरेक्शन x पे कर रहा था, तो भी ये कहानी आ गई। ये समझ में आ रहा है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक मिनट बिफोर यू राइट, एक चीज और लास्ट देखो इसमें, सुनना ध्यान से। ये जो चीज लिखी है ना, जब हम किसी चीज का एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है dx, y, कोई किसी चीज का dx, y एक नई चीज है तुम्हारे लिए, बट सुनना ध्यान से, एब्सोल्यूट प्रोडक्ट रूल, ठीक है। जब हमें दो चीजों का प्रोडक्ट दिया होता है तो हमें बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये dx y लिखा है ना, ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ y dy सेकंड फंक्शन y dx, मतलब x dy प्लस y dx को मैं dx y लिख सकता हूं, पक्का। ये जो चीज हमारा w आया था इन जनरल, w जो आया था हमारे पास इंटीग्रेशन y dx प्लस x dy आएगा, बट सर y इसमें कांस्टेंट होके बाहर नहीं जाते तो इंटीग्रेशन के साथ में। हाँ नहीं, तो मैं तुम्हें बोलूं कि इंटीग्रेशन दो चीजों का हमने समेशन करा था ना, तो अच्छा एक मिनट, हमारी स्टार्टिंग कहानी स्टार्ट हुई थी इंटीग्रेशन f ds से, राइट। इंटीग्रेशन f की जगह लिखा था हमने y i क्या प्लस x j क्या, और dx की जगह लिखा था, स्टार्ट यहां से हुआ था ना dx i प्लस dy j, तो ये हमारे पास आया था इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस x dy, ये आया था। इस y dx प्लस x dy, इस पूरी चीज को मैं dxy लिख सकता हूँ, पक्का। इंटीग्रेशन ऑफ dxy, अब समझना, बचपन में जब हमने इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अगर मैं x स्क्वायर लिखा है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो 2x आएगा, और इसको मैं वापस से इंटीग्रेट करूं तो 2x को इंटीग्रेट करूं तो 2x स्क्वायर बाय 2, मतलब अगर मैं किसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहा हूं और वापस इंटीग्रेट कर रहा हूं, सेम ही चीज तो मिलेगी, किसी चीज को मैं डिवाइड कर रहा हूं या मल्टीप्लाई, एग्जैक्टली। सो दैट जब मैंने ये सब करा था, जिस चीज को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं उसी को ही वापस इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, हमने क्या बोला, ये चीज समझ में आती है। देखो किसी चीज को डिफरेंशिएट करो और उसी चीज को इंटीग्रेट कर दो, और उल्टा किसी चीज को इंटीग्रेट करो और वापस डिफरेंशिएट कर दो, आई गेट द सेम। ये इस चीज को हम dxy लिख सकते हैं। सो भाई dxy कैसे बना रिस्पेक्ट से dxy किसके रिस्पेक्ट से? नहीं, एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन। अभी किसी के रिस्पेक्ट में अपॉन में dt होता है, तो यहाँ पे dt आ जाता है, यहाँ dt आता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट का मतलब हम किसी जब हम du भी लिख रहे हैं तो हमें क्या बताया गया था, x के रिस्पेक्ट में करो या t के रिस्पेक्ट में, हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे तो उसको एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, बट उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चीज है x dy प्लस y dx, इसको हम dxy लिख सकते हैं। इस xy को मैं पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूं और फिर से इंटीग्रेट कर रहा हूं,
तो कैन आई से गेट द सेम थिंग व्हिच इज xy। अब समझना, जैसे मुझे इवेंचुअली मैं 0,0 से 2,2 तक आ रहा हूँ, तो इसको लिमिट में पता कैसे लिखते हैं? ऐसे हमें नॉर्मली क्या बताया गया है, लिमिट एक लोअर होती है और एक अपर, और वहां पर एक ही नंबर है, यहाँ पे दो नंबर आते हैं कि x वेरी कर रहा है 0 से 2, y वेरी कर रहा है वापस से 0 से 2, और हम इसको डालने का तरीका क्या होता है? अगर मैं 2,2 डाल रहा हूँ x into y में, तो 4 आ रहा है, माइनस 0 पर 0 डाल रहा हूँ तो 0 आ रहा है। तो इसलिए ये चीज सॉल्व करके इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बन गई है। तो एक्चुअली तुम इसमें दुनिया में कोई भी बात लोगे ना, तो हमेशा वो यही आएगा। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट पॉइंट है कि ये टाइप के कोर्सेज जहाँ पे अलग अलग चीजें होती है, कुछ डेफिनेशन लिखेंगे कि हमेशा अगर इट कम्स आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ऑल दोस कोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव कोर्सेज। पहले नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में वापस समझाएंगे। नहीं, बट लेकिन अभी ये कहानी समझ में आई है। एक प्रॉब्लम अभी और करेंगे कि जहाँ पर एक अभी नहीं है ना, जहाँ अभी हमने जितने प्रॉब्लम करे हर बार सेम पसंद है। अब हम एक प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पर सेम नहीं आएगा। सर बट ये भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पेपर में दूसरा प्रॉब्लम लेके समझाऊंगा। Sir, हम previous एक मिनट, so please, this is actually the most difficult part to work part and अच्छी होता है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाला, इसको डिवाइड करके आना एक बार, है ना? ये डिफिकल्ट है, बाकी सब बहुत इजी है। अगर ये इजी लग रहा है, बाकी का वर्क पार्ट बहुत इजी है। अरे नोट तो कर लो यार, क्या नहीं करता है? क्या नहीं करता। नोट तो मैं उसको नहीं है ना? Okay, so अगले चैप्टर मोस्टली एनर्जी थ्योरम है ना? तो सारे डिफरेंट फोर्सेस के वर्क डन निकालना एक बार वापस से लिख के आना, कांस्टेंट के एंड वेरिएबल के साथ, ठीक है? चलो कंप्यूटर में क्या था? पानी कौन आता है यार? हाँ, 10 पूरी खाई।